तो चलिए बच्चों, आज से हमारा वन शॉट रिवीजन स्टार्ट है। ठीक है। और बिजनेस स्टडीज में अब आपका एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम्स आने ही वाला है, जस्ट 22 फेब। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द पूरा रिवाइज करने का, ताकि आप लोगों को एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाए। जो सारी यादें धुंधली धुंधली हो चुकी हैं वो सब चीज़ ताज़ा हो जाए आपकी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से। एक एक बात को अपन बस जस्ट लाइक गो थ्रू करते चलेंगे फास्ट फास्ट से, जिससे सब इजी होता चला जाए। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हमारा जो चैप्टर था पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में सभी बच्चों का देखो कैमरा ओपन रहेगा, ताकि आप लोगों के सामने डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सके। और आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं रखी जा रही है, तो आप सबको लाइव क्लास को अटेंड करना जरूरी है। ठीक है। तो अब आप देखो, इसमें लिखा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन क्या थी? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब एक फंक्शन है, जिससे देखो सारा काम हम खुद नहीं कर सकते, तो हम क्या काम करते हैं? अपने काम दूसरों से कराते हैं। किस तरीके से कराते हैं? इफेक्टिवली कराते हैं और एफिशिएंटली कराते हैं। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली से मतलब क्या है कि इफेक्टिवली सारा फोकस देखो किसके ऊपर आ रहा है? टी के ऊपर आ रहा है। इफेक्टिवली, यहां पर भी देखो मैंने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मीनिंग समझाया था। इफेक्टिवली का मतलब सारा फोकस टी पर है, यानी हमारा काम कैसे होना चाहिए? ऑन टाइम होना चाहिए। और एफिशिएंटली सारा फोकस सी के ऊपर है, तो कैसे होना चाहिए? विद रिड्यूस कॉस्ट होना चाहिए। आपने काम ऑन टाइम कर दिया लेकिन खर्चा ज्यादा कर दिया काम को करने में, वेस्टेज ज्यादा कर दी, तो वो किसी काम की नहीं है। आपने काम को इफेक्टिवली किया, मैंने अभी बोला सभी बच्चों को कैमरा ओपन रहना चाहिए। बच्चों ने अभी तक कैमरा ओपन नहीं किया, मैं रिमूव कर दूंगा, और आपको पता है इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं है, आपको दिक्कत आएगी। अपने कैमरे को सेटल डाउन करो, ओपन करो। इफेक्टिवली का मतलब क्या है? ऑन टाइम होना काम को। ऑन टाइम का मतलब क्या है कि टाइमली से मतलब है कि आपने मान लो विद रिड्यूस कॉस्ट कर लिया, वेस्टेज नहीं की, लेकिन डिले कर दिया, तो उस काम का कोई सेंस नहीं रहा। मेरी बहन की शादी है, मैंने ऑर्डर दिया, मेरी बहन की शादी है, मैंने ऑर्डर दिया, ठीक है, किस चीज का? फर्नीचर का ऑर्डर दिया कि फर्नीचर बहन को गिफ्ट करूंगा। अब शादी हो गई, उसके बाद अगर फर्नीचर मेरे पास आता है तो वो किस काम का? किसी काम का नहीं है ना। तो इसीलिए उसको किस तरीके से करना चाहिए? ऑन टाइम काम को कंप्लीट करना चाहिए। यही चीज होती है ना। तो हर काम के अंदर ये चीज लगती है कि जब भी मैनेजमेंट का जो कहते हैं ना एलिमेंट, वो क्या है? कहते हैं काम आप दूसरों से कराओ, लेकिन वो अगर इफेक्टिवली नहीं होता और एफिशिएंटली नहीं होता, तो फिर वो उसमें मैनेजमेंट नहीं है, वो बेकार है। ठीक है। अच्छा, तो हमारी डेफिनेशन हमको अच्छी तरीके से आनी चाहिए मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं उस प्रोसेस में? पॉज डीसी, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्शन है, कंट्रोलिंग है। ये पॉज डीसी था। यानी हमारे मैनेजमेंट में प्लानिंग भी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग भी होनी चाहिए, स्टाफिंग भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, कंट्रोलिंग भी होना चाहिए। तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको इसके पॉज डीसी समझाया था, और सबके ऊपर आपके क्या थे? चैप्टर्स थे। तो याद आ गया होगा सभी बच्चों को। फिर अब जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, अब देखो बात यहां पर आ रही है कि अगर मैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो पहला फंक्शन आ रहा है प्लानिंग, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर इस पिक्चर में वो बाहुबली मूवी की पिक रखी हुई है मैंने। इसके अंदर भी उन लोगों ने प्लानिंग की थी कि हमें कैसे लड़ाई लड़नी है। प्लानिंग की थी क्या? कि हमें लड़ाई कैसे लड़नी है। ठीक है। जैसा कि देख सकते हो आप यहाँ पर कि पिक आपको ये बात, सारी बात बोल रही है क्या? कि इन्होंने प्लानिंग की थी लड़ाई लड़ने की। कब कौन कैसे जाएगा, सेना को की एक दीवार कैसे बना लेंगे जिससे वो तोड़ ना सके, पूरा चक्रव्यूह बनाया था। तो जैसे लड़ाई के अंदर भी एक प्लानिंग की जाती है, उसके बाद ही प्लानिंग से लड़ाई लड़ी जाती है, ऐसी बिजनेस मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। अगर आप बिजनेस के अंदर करने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, कौन सी चीज कब क्या कैसे होगी, उसको एडवांस में ही थिंक करना जरूरी है। अगर वन वर्ड में अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि प्लानिंग का मतलब क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में ही किसी चीज को सोच लेना प्लानिंग कहलाती है। आज अगर मान के चलो मैं यहाँ हूं और मैं जैसे बैठा हूँ राजस्थान में, और मैं अगर ट्रिप टूर करना चाहता हूँ और जाना चाहता हूँ मुंबई,
तो मुंबई जाना चाहता हूँ तो मैं पहले से ही सोच लूंगा ना कि कौन कैसे जाऊंगा, किस मोड से जाऊंगा, ट्रेन से, प्लेन से, या बाई रोड अपनी कार से। वहां जाके कौन कौन सी जगह घूमूंगा, वहां किस होटल में रहना है, कितनी जगह कहाँ ठहरना है मुझको, कितनी जगह स्टे करना है, फिर कौन सी तारीख को मैं वहां से रवाना हो जाऊंगा, फिर किस किस जगह जाऊंगा। यानी हम चीज पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखते हैं। तो प्लानिंग को का वन वर्ड एक्सप्लेनेशन है थिंकिंग इन एडवांस। और क्या बताया था, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच का जो गैप होता है उसको फिल करता है प्लानिंग। यही तो चीज होती है प्लानिंग में। दूसरा होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, अगर हम देखो नॉर्मली बात में अगर हम बात समझें ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, तो इस पिक्चर, वन पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स है, हमेशा मैं बोलता हुआ आया हूं। मतलब क्या, देखो इस बात का, ऑर्गेनाइजिंग से मतलब आज आपकी अलमारी में हर चीज प्रॉपर ढंग से पड़ी होगी, तो जब आपको जिस चीज की जरूरत होगी वो तुरंत मिल जाएगी। लाइब्रेरी में देखा ऑर्गेनाइज्ड वे में बुक्स पड़ी हुई होती हैं, जब जो बुक लेना चाहते हो वहां से ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको तुरंत उठा के दे देते हैं। मेडिकल की शॉप पर जाते हो तो आपको क्या कहते हैं, वहां पर मेडिसिन, जिस मेडिसिन को मांगते हो आप, इतनी सारी मेडिसिन में से वो तुरंत उठा के उसी शेल्फ में जाता है और लेकर आ जाता है, क्योंकि उसने उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है। हमारा मैनेजमेंट भी ये कहता है, हमारा मैनेजमेंट ये कहता है कि अगर आप अपना बिजनेस करने जा रहे हो तो कौन से रिसोर्सेज आपके कब कहाँ कैसे होंगे, आपके पास पहले से एलोकेटेड होने चाहिए। वो मान के चलो, अगर मैं कोई बिल्डिंग बनवाने जा रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है, मैं कोई बिल्डिंग बनवाने जा रहा हूँ, मटेरियल आ गया, अगर लेबर नहीं आया तो उस मटेरियल का क्या चार्ज डालूंगा क्या। मान लो लेबर आ गई और मटेरियल नहीं आया तो लेबर का चार्ज डालूंगा क्या। दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं आई तो बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हो पाएगी ना। तो इसीलिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये बताया, जब जिस चीज की जरूरत है वो चीज आपको तुरंत मिल जाए, आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी हो, यही कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। हालांकि चैप्टर पूरा है इसके ऊपर। फिर स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का मतलब क्या चीज मैंने बताई थी आपको, स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अब शादी है घर में, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल बिजनेस से हट के भी बताता हूं और बिजनेस से कोरिलेट करके भी बताता हूं, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बात बैठ सके। तो अगर देखो स्टाफिंग की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने बताया फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इसका एग्जाम्पल दिया शादी का। घर में शादी है, ठीक है, अब शादी है तो एक कैटरिंग वाले को भी अरेंज करना पड़ेगा और कपड़े सिलने वाले टेलर को भी अरेंज करना पड़ेगा। मान लो कल को कपड़े सिलने वाला जो अपना कैटरिंग वाला नहीं आया, पूड़ियां बनाते हैं, पूड़ियां, ठीक है, खाने की पूड़ियां, ठीक है, अब मान लो वो नहीं आया, अब आपने टेलर को काम दे दिया, भाई टेलर देख सुन, ऐसा है यार, हमारे यहाँ कैटरिंग वाला तो आया नहीं, तो एक काम करना, तू ही पूड़ियां बना दे। तो वो पूड़ियां बनाएगा नहीं, थोड़ी सी पूड़ी फट जाएगी ना, सिलना चालू कर देगा उसको, क्योंकि उसको तो सिलना ही आता है और कुछ आता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो एक कहावत भी है, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ठन ठन बाजे, ऐसे ही कुछ है, कहावत है ना। इसका मतलब है जो जिसका काम होता है ना वो उसी को वही कर पाता है, दूसरा करता है तो वो काम ठीक नहीं हो पाता। इसलिए स्टाफिंग के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट में भी आपको ये चीज बताई गई है कि अगर आपके बिजनेस के अंदर मार्केटिंग का काम है तो वो मार्केटिंग एक्सपर्ट को बुलाओ, ठीक है। अगर फाइनेंस का काम है तो फाइनेंस एक्सपर्ट को बुलाओ। अगर आप फाइनेंस वाले को मार्केटिंग का काम दे दोगे तो वो ढंग से नहीं कर पाएगा, और मार्केटिंग वाले को फाइनेंस का काम दे दोगे तो वो पटंग कर देगा। तो फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब बहुत जरूरी है। नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया था डायरेक्टिंग के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्शन। आपने बाहुबली मूवी का एग्जांपल अगर मैं आपको देके चलूं तो बाहुबली मूवी में देखा था कि कैसे जबरदस्त तरीके से डायरेक्शन दिया था। कैसे दिया था, एक तो लड़ाई का डायरेक्शन उसने अच्छा दिया, फिर क्या था कि वो हारने लगे। जब मेरी डिटेल क्लास हुई थी सारी, अभी तो वन शॉट चल रहे हैं अपने, जब मेरी डिटेल क्लास हुई थी तो मैंने आपको अपनी डिटेल क्लास के अंदर भी ये सब बातें बताई थी कि बाहुबली मूवी से आपको कोरिलेट करके बताया था कि किस तरीके से बाहुबली जब लड़ाई हारने लगा तो उसने कैसे मोटिवेट किया था अपनी सेना को कि मौत क्या है, मौत ये है कि दुश्मन के सामने घुटने टेक देना मौत है, ठीक है, दुश्मन को हराने जा रहा हूं, है ना, वो मेरे साथ चलेगा कौन, तो सारे लोग जोश में बोलते हैं कि हम मैं चलूंगा, मेरे साथ मरेगा कौन, मैं मरूंगा, बाहुबली कहता है कि नहीं। वो यही तो है, मतलब आप ये देखो डायरेक्शन का मतलब क्या, एक अच्छा मोटिवेशन दे देना, एक अच्छा लीडर होना। अब लीडर का क्या काम है, लीडर का, बाहुबली लीडर था वहां पर, तो उसने क्या काम किया, पहले मैं मरने जा रहा हूं, मेरे साथ मरेगा कौन, मैं। अब ये थोड़ा बोला तुम लड़ लो, मैं, मेरे को तो मौत से डर लगता है, मैं तो घर बैठा हूं अपने, है ऐसा थोड़ा बोला।
बोलेगा मैं तो लड़ने जा रहा हूं, मैं तो मौत को गले लगाने जा रहा हूं, मेरे साथ गले लगाएगा कौन? तो वो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा डायरेक्टर वो है जो लीडरशिप में आगे आगे बढ़े। अब मोदी जी है, वो हमारे लीडर हैं, अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं वो आउट ऑफ इंडिया, बाहर जाके डील करके आते हैं अच्छी अच्छी इंडिया के बिहाफ पे हैं, तो हम उनके पीछे पीछे रहते हैं। तो वो पहले वो जाते हैं तभी तो कुछ होता है आगे, हम उनके पीछे पीछे हैं, वो हमारे पीछे पीछे थोड़ी ना है। फिर आती है बात, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि डायरेक्टिंग तभी बढ़िया होगा जब ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, अच्छा मोटिवेशन होगा, अच्छा लीडरशिप होगी, है अच्छा कम्युनिकेशन होगा। अगर मैं आज आप लोगों को देखा मोदी जी कैसी बात करते हैं, भाई और बहनों आज रात 8 बजे से जो है 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं, तो उनके मतलब वो एक ऐसे वक्ता है, कहने का मतलब है कि वो एक ऐसे वक्ता है, इतने बढ़िया वक्ता है वो, कि जो बोलते हैं ना वो इफेक्टिव बोलते हैं तो दुनिया तालियां बजा देती है। वो अपनी बात को पूरा कम्युनिकेट कर पाते हैं, दूसरे के ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, तभी तो वो मोदी जी हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक अच्छा लीडर होने के लिए क्या काम करना पड़ता है? एक अच्छा कम्युनिकेशन करना जरूरी है। अगर मान लो अगर बोलना ही नहीं आता लीडर को, अपने मुंह में बड़बड़ा के चला जाता है, ठीक है, और बेचारे लोगों को, जनता को समझ में नहीं आता, भाषण देके जा रहा है और भाई सब कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो क्या 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 कर पाएगा बताओ? वो क्या वोट जीत पाएगा? नहीं। तो इसीलिए एक अच्छा लीडर होने के साथ साथ अच्छा कम्युनिकेटर भी होना जरूरी है, जो आप अपनी बात को दूसरे तक कम्युनिकेट कर पाओ। सुपरविजन बढ़िया होना जरूरी है, ठीक है। सुपरविजन मतलब सुपरवाइजर किसे बोलते हैं? सुपरविजन मतलब ऊपर ऊपर तौर से जो देखता है, हाँ जी सब ठीक चल रहा है ना, एक अच्छा सुपरवाइजर होना जरूरी है। तो ये सारे एलिमेंट जब प्रेजेंट होते हैं तो एक कहलाता है अच्छा डायरेक्टर, जो आपको ये बात बोलता है नहीं इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब आप गलत करने जा रहे होते हो तो एक डायरेक्टर ही आपको ये बात बताता है ना, नहीं नहीं ये काम तरीका नहीं है, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। एक पिक्चर में भी देखो, अच्छा डायरेक्शन कब होता है? जब डायरेक्टर अच्छा होता है। एक राज कपूर एक अच्छा डायरेक्टर थे, ठीक है, तो राज कपूर बढ़िया डायरेक्टर थे, तो उनको पता था कि कौन मूवी के अंदर कौन से सीन को पहले दिखाना है, कौन से सीन को बाद में दिखाना है, हीरो कब मारेगा, ठीक है, विलन को हीरो कब मारेगा, कब आएगा, ठीक है, कब पिटेगा, वो सारी चीजें सिनेरियो पहले से डिसाइडेड होता है। तो आप मूवी में तालियां बजा देते हो, चाहे मूवी की स्टोरी हो या ना हो। वो उसका कारण यही क्योंकि इसमें डायरेक्शन अच्छा था। तो डायरेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि पहले क्या काम करना है, बाद में क्या काम करना है, ठीक है। कंट्रोलिंग अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं किसी को बोलता हूं कंट्रोलिंग, तो लोग बच्चे नॉर्मली सोचते हैं कंट्रोलिंग, हाँ कंट्रोलिंग मतलब सर कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना पता नहीं है उनको। कंट्रोल करने का मतलब होता है जैसे लेबर को अगर मैं काम देता हूं कि आज आपको 5 यूनिट बना के जानी है, दिन भर की 5 यूनिट बना के जानी है, अगर मान लो लेबर 4 यूनिट बना के ही जाता है, तो हम उस चीज को फाइंड आउट करेंगे कि वो 4 यूनिट क्यों बना के गया, कम क्यों बना के गया। हम एक स्टैंडर्ड को डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इतना स्टैंडर्ड बनना चाहिए, इतनी स्टैंडर्ड यूनिट बननी चाहिए। अगर उतनी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बन रही है, उससे कम बन रही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस या तो कम होगी या ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो बल्ले बल्ले नाचो गाओ ऐश करो, और मान लो अगर कम होती हैं तो हम उसके रीजंस को फाइंड आउट करते हैं कि ये कम क्यों हुई है। लेबर कह रहा है मैं बीमार था, ठीक है, अच्छा बीमार था तो दवाई क्यों नहीं ली। फिर हम उसके डेविएशंस को दूर करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, और आपको लगता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है तो जो भी कमी रह गई है उस कमी को दूर करना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। आज मैं आपको होमवर्क देता हूं 10 क्वेश्चन करके आना, सर नहीं सर कर नहीं पाए। अगले दिन बोला मैंने कितने कर पाए सर? 4 ही क्वेश्चन कर पाए। मैंने कहा क्यों सर? पेट में दर्द था। तो बेटा दवाई क्यों नहीं ली, है ना। तो ये दैट इज द डेविएशन, और डेविएशन को दूर करने के लिए करेक्टिव मेजर लेना, दैट इज द कंट्रोलिंग। कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड वन, ठीक है, जो स्टैंडर्ड आपके बना दिए गए हैं उसको कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस से, तो उसको अपन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया। कल को मान लो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट अगर आपसे पूछते हैं या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछते हैं तो इनका मतलब एक ही होता है, पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। क्लियर है? सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, लिखे हुए यही। अब आती बात यहां पर, फिर मैंने इफेक्टिवली एफिशिएंटली का मतलब बता दिया। देखो इन चीजों का मतलब पता होगा तो केस स्टडी में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उन केस स्टडी क्वेश्चन को इजिली हैंडल कर पाओगे। अगर आपको इसके मतलब ही पता नहीं होंगे तो केस स्टडी के क्वेश्चन को हैंडल करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। अब आती है इसके बाद फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को देखो इसके अंदर याद करने के लिए मैंने आप लोगों को इसका एक है ना वो भी दिया था शॉर्ट की, है ना। क्या बोलता था इसको मैं? सीक्रेट कोड, कि डैड गॉट माई जीमेल आईडी पासवर्ड चेंज। अब ये तो ऐसे अगर सीक्रेट कोड है तो आपको याद रहेगा ना, ये तो आपके रोजमर्रा की बात है कि डैड गॉट माई जीमेल आईडी पासवर्ड चेंज। ऐसा ही होता है ना आप लोगों के साथ भी कि डैड को पता लग गया जीमेल आईडी मेरी और मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। तो डी फॉर डायनामिक, जी फॉर गोल ओरिएंटेड, एम फॉर मल्टी डायमेंशनल, जी फॉर
ग्रुप एक्टिविटी, आई फॉर इंटेंजिबल फोर्स, पी फॉर परवेसिव एंड सी फॉर कंटिन्यूस। अब मैं आपको इन सबका मतलब एक एक करके आपको सबका मतलब समझा दूंगा, ठीक है, एक एक करके आपको इन सबका मतलब समझा दूंगा। तो देखो अब अगर अपन आगे बढ़े तो इन सब में क्या क्या मतलब लिखा हुआ है इन सब का, तो डी फॉर डायनामिक के ऊपर बात करते हैं। देखो डायनामिक के अंदर देखो क्या बातें लिखी हुई थी, ये लिखा है ना, हमारे बिजनेस को देखो जो इन्फ्लुएंस करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। हालांकि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आप ये सब चीजें जाके पढ़ोगे, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल कैसे। अब आप देखो इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे, लीगल फैक्टर करेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर करेंगे, ये सारी बातें आप पढ़ोगे। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं केएफसी का, तो केएफसी जब मार्केट में उतरा, इंडियन मार्केट में, तो उसके साथ बहुत सारे कंपटीटर थे। केएफसी आया था केवल नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए, लेकिन उसने देखा भाई इंडिया के अंदर तो नॉन वेजिटेरियन खाने वाले ही नहीं है, केवल वेजिटेरियन खाने वाले भी बहुत हैं। तो उसको लगने लगा कि अगर मैं केवल और केवल नॉन वेजिटेरियन के साथ चलूंगा तो मैं कॉम्पिटिटर्स को फेस नहीं कर पाऊंगा। तो उसने वेजिटेरियन फूड भी अपने यहां पे मेन्यू में इंक्लूड किया, है ना। उसने किस चीज को इंक्लूड किया, साथ में वेजिटेरियन फूड को भी इंक्लूड किया। तो क्यों किया ऐसा, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटर फेस करने थे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी हम सोचेंगे कि केवल हमारे बिजनेस को इंटरनल फैक्टर्स ही इन्फ्लुएंस करेंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो भी हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस डालते हैं, कहीं ना कहीं इंसर डालते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर के इन्फ्लुएंस डालने की वजह से ही तो इसको डायनामिक फंक्शन बोलते हैं अपन। हम सोचेंगे नहीं कि क्या सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, तो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। डीमोनेटाइजेशन हुआ, क्या कंट्रोल में था क्या बिजनेस के? किसी के कंट्रोल में नहीं था, सब बिजनेस में असर आया, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। जीएसटी इंक्लूड हुआ, सारे बिजनेस पे असर आया, दैट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फैक्टर, है ना। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोरोना आया, कोरोना की वजह से सारे बिजनेस कम ज्यादा सबको फर्क पड़ा, है ना। ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो अब ये चीज है। अब आती देखो बात यहाँ पर, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस लिखा हुआ है। मैनेजमेंट कैसा है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब जैसे देखो कि हर बिजनेस का एक अपना एक गोल होता है। आप कोई भी बिजनेस की बात कर लो, सबका अपना एक गोल है। किसी का गोल क्या है? किसी का गोल तो है कि सेल्स को इंक्रीज करना, किसी का गोल है मार्केट को कैप्चर करना। अब जैसे जियो है, आप लोगों को याद नहीं होगा, शुरू शुरू में जब जियो आया ना, तो जियो को क्या कर दिया था इन्होंने? इंटरनेट फ्री कर दिया था, पूरा इंटरनेट फ्री, कॉलिंग फ्री, ठीक है, 6 महीने तक सब सब कुछ फ्री। तो हर आदमी ने क्या काम किया? जियो का सिम खरीदना चालू कर दिया, जियो जियो जियो, जिसके हाथ में देखो जियो, खूब जियो, ठीक है ना। लोग इतना जिए, सबको इंटरनेट की आदत पड़ा दी। अब बिना इंटरनेट, अब फिर उसने रिचार्ज के प्राइसेस रखना चालू कर दिया। अब सबको जब फ्री की इतनी आदत लगी चुकी थी इंटरनेट को यूज करने की, बिना इंटरनेट यूज किए लोगों की खलबली मचती थी। मार्केट तो कैप्चर कर ही चुका था, फिर उसने जब मार्केट को कैप्चर कर लिया, फिर प्राइसेस कमाना चालू किया। तो सबका अपना तरीका होता है। किसी का प्रॉफिट कमाना का तरीका होता है कि डायरेक्टली अच्छा प्रोडक्ट देते हैं मार्केट में, लेकिन उसकी प्राइसेस हाइक कर देते हैं। किसी का तरीका ये होता है कि मार्केट को कैप्चर करते हैं, है ना। किसी का तरीका होता है कि सेल्स को इंक्रीज करने का एक टारगेट बनाते हैं। तो गोल, हर बिजनेस का अपने आप में एक गोल होता है। तो मैनेजमेंट ये कहता है कि मैनेजमेंट जो किया जाता है ना, वो किसी ना किसी बेस पर किया जाता है कि गोल, जैसे गोल आपको अचीव करना है, उस ओरिएंटेड रखा जाता है अपना। फिर आती है मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये 3 चीजें होती हैं मल्टी डायमेंशनल में। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या चीज होती है? ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क एम टू मैनेज द वर्क, दैट इज विच वर्क टू बी परफॉर्म एट व्हाट टाइम। पहले तो इसको थोड़ा सा है ना आपका फैमिलियर एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद इसको आपके बुकिश वाला एग्जांपल दूंगा। एक बार बताओ, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर ये बात बताई गई है आपको, कहा गया है कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी होते हैं।
एक्चुअल में मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है ना, वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का इंटरलिंक्ड चीजें हैं, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल। लेकिन ये बात तो समझ में है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है। आप दुकान में गए, ठीक है, आपकी दुकान है, आप दुकान के अंदर एंटर होते हो, सबसे पहले दुकान में झाड़ू लगाएंगे, फिर दिया बत्ती करेंगे, भगवान को हाथ जोड़ेंगे, फिर बैठ जाएंगे। दुकानदार का ये तरीका होता है। अब ऐसा थोड़ा ना होता, दुकानदार पहले घुसते ही दिया बत्ती किया, बाद में झाड़ू लगाया, ठीक है, फिर बैठ गया। ऐसा थोड़ा ना करेगा भाई, पहले झाड़ू लगाएगा फिर दिया बत्ती करेगा ना, उल्टा थोड़ा कर सकता है। तो सेम चीज यहां पर है। आप बोलते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए पहले क्या करना है। पहले आप मार्केट का सर्वे करो, देखो लोगों को किस चीज की जरूरत है। अच्छा, जैसे अब मोबाइल में सर्वे हुआ, बहुत सर्वे किया गया, ओप्पो ने बहुत सर्वे किया था कि अच्छा लोगों को है ना मोबाइल खरीदते ना, बहुत लोगों को शौक है सेल्फी का शौक है, सेल्फी कैमरा, मूनलाइट, तो कैमरे पे पूरा फोकस कर दिया उसने। तो सर्वे हुआ तभी तो पता लगा। आईफोन जब बने तो एप्पल ने क्या चीज सर्च आउट किया कि जो बिजनेस क्लास है उसको अपनी सिक्योरिटी की बहुत परवाह है, तो उसने हाई सिक्योरिटी लेकर काम किया। तो आप सबसे पहले क्या काम करते हो, मार्केट का सर्वे करते हो, फिर प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, जब आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है फिर मार्केट में उसको एडवर्टीज करते हो और अपनी स्पेशलाइजेशन लोगों को शो करते हो। जैसे ओप्पो ने किया मूनलाइट, ठीक है, और किस किस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अपनी कंपनी का, वो कौन था, रणवीर सिंह को भी बनाया और वो दीपिका पादुकोण को भी बनाया, शुरू शुरू में पता नहीं किस किस को बनाया, है ना। तो ये चीज होती है, पहले मार्केट सर्वे, फिर डेवलपिंग, फिर एडवर्टीजमेंट। ऐसा थोड़ा करेंगे कि पहले तो पहले तो प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया, फिर लोगों से पूछ रहे हो क्या पसंद है क्या पसंद है क्या पसंद है, और भाई साहब लोगों ने अगर कुछ और बोल दिया तो क्या आपका प्रोडक्ट तो आपका खराब हो जाएगा ना। इसलिए बबुआ ऐसा नहीं होता, पहले सर्वे, फिर डेवलप और फिर एडवर्टीजमेंट। तो ये चेन है, इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या बात बोलता है, इट इंप्लाइज मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल दैट इज अलॉट अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब जैसे एक बात बताओ, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब यही है कि घर में शादी है, एक एग्जांपल के तौर पे बात बताता हूं, तो पापा जी ने आपको काम दे दिया, देख सुन, मम्मी के साथ कार्ड बांटने का काम बेटा तुम्हारा है, ठीक है, कार्ड बांटने का काम मम्मी के साथ तुम्हारा है, और फिर ड्रेस लाने का काम भी तुम्हारा है, मम्मी के साथ जाके ले आना। अब मम्मी का और तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बैठना जरूरी है। पापा को स्पेसिफाई कर देना चाहिए था कि ड्रेस तुम ही लेकर आओगे, मम्मी लेकर नहीं आएगी। मम्मी के साथ तुम अगर को दे दिया तो अब क्या हुआ कि मम्मी भी ड्रेस ले आई, तुम भी ड्रेस ले आए, एक ही फंक्शन की दो ड्रेस हो गई, बेकार हो गया। तो काम, जिसको जो काम करना है उसके वो काम को स्पेसिफाई कर देना चाहिए, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। कल को ये काम नहीं हुआ तो, और तुमने सोचा मम्मी कार्ड बांटेगी, मम्मी ने सोचा तुम कार्ड बांटोगे, बहुत सारे रिश्तेदारों को कार्ड ही नहीं गए। बाद में पता लगा रिश्तेदारों ने ताने मार दी, भाई साहब हमारे पास तो आपने कार्ड ही नहीं दिया शादी का, क्या आते हैं आपकी शादी में, पापा ने जूते किसको मारे बाद में जाके तुम्हें, अब तुम बोल रहे हो पापा आपने तो मम्मी को बोला था। अब मम्मी को क्या बोला था, तो फिर भी तो पापा को या तो स्पेसिफाई करना चाहिए था कि तुमको कार्ड बांटने हैं, मम्मी को, तुम और मम्मी दोनों मिलकर कार्ड बांटोगे। अरे मिलके कैसे बांटोगे, तुमने सोचा मम्मी बांट रही है, तुम मम्मी सोच रही तुम बांट रहे हो, काम खराब हो गया वहीं पर। तो जब मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों को एक साथ किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये कि पूरा ऑपरेशन प्रॉपर हो रहा है, पूरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल मैनेजमेंट ऑफ वर्क के साथ हो रहा है ये काम, समझ गए। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल। अब कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब कोई भी बंदा सोचे कि मैं तो अकेला ही कर लूंगा सारे काम, ऐसी की तैसी मैं तो अकेला ही कर लूंगा सारे काम। अब ये बताओ, स्कूल के अगर प्रिंसिपल मैडम ये सोचे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉमर्स बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी मैं खुद ही पढ़ा लूंगी, बच्चों से फीस भी मैं खुद ही कलेक्ट कर लूंगी, हैं, सोचो कर सकती हैं क्या वो सारे काम। ऐसा सोचो जरा, इमेजिन करो, आप स्कूल में गए और क्या कहते हैं, जाते ही देखा कि मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम आपके लिए दरवाजा खोल रही है, पियोन तो है नहीं, प्रिंसिपल मैडम दरवाजा खोल रही है, ठीक है, और जब आप क्लास के बाहर जब क्लास के अंदर एंटर हो रहे हो तो प्रिंसिपल मैडम ही क्या काम कर रही हैं, वो पहुंच रही है सारी टेबल चेयर, ठीक है। अब तुम बैठ गए, अब बैठने के बाद फिर क्या हुआ, फिर फटाफट से भाग के गई, घंटी लगाई उन्होंने, एक बेल बजाई, फर्स्ट बेल लग गई, ठीक है, फर्स्ट बेल लग गई, फिर टीचर बन के भी वो खुद ही आ गई है। फिर उसके बाद फीस कलेक्ट करने की बारी आई, जब फीस जमा कराने जा रहे हो तो प्रिंसिपल मैडम ही बोल रही है ठहर जाओ, मैं फीस के काउंटर पे जाती हूँ, फिर फीस भी वही कलेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर छुट्टी होने के लिए घंटी भी वही बजाने जा रही है,
है? कॉमर्स भी वही पढ़ा लेंगी, अकाउंट्स भी वही पढ़ा लेंगी, बिजनेस स्टडीज भी वही पढ़ा लेंगी, सब कुछ कर लेंगी क्या? तुम्हें लगता है क्या? ना। एक स्कूल चलाने के लिए प्रॉपर स्टाफ का होना जरूरी है, जो जिसका काम है उनको वो डेलीगेट करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, तभी वो काम होता है। ये टीम वर्क होता है, पिक्चर से देख सकते हो, देख पा रहे हो वो कैसे जोड़ रहे हैं सारे मिल करके, है ना? तभी काम पूरा हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाता। घर में शादी ब्याहों का काम भी देखा होगा आपने, जब मैरिज सेरेमनी होती है तो अकेले पापा जी सारा चीज मैनेज नहीं कर सकते हैं, आपको उनका हाथ बटाना पड़ेगा, काम बटाना पड़ेगा, काम में हाथ। अब जैसे घर में रिश्तेदार आते हैं, कोई फंक्शन होता है, कोई भी, तो मम्मी तुम्हें भी बोलती है बेटा काम कर ले, जब तुम नहीं करते हो जो जूते पड़ते हैं पापा से भी मम्मी से भी कि तुमने उसको काम को पूरा नहीं किया। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अकेले मम्मी सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती है। तो इसलिए मैनेजमेंट अगर अच्छा चाहिए तो आपको ग्रुप एक्टिविटी होनी चाहिए, आपका एक टीम वर्क होना चाहिए कि उसने वो काम कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, और सब काम अच्छा होता हुआ नजर आया, है ना? किसी हॉस्पिटल में अंदर गए, वहां इमरजेंसी था, सर फटा हुआ था एक मरीज का, सोचो डॉक्टर भगता थोड़ा ना आएगा, कंपाउंडर जाएगा फटाफट स्ट्रेचर लेके जाएगा, स्ट्रेचर वाला इमरजेंसी में पहुंचाएगा, लाइफ सेविंग मशीन्स लगी हुई होंगी, फटाफट लगाएंगे और उसकी लाइफ से बचाने की कोशिश करेंगे, वहां डॉक्टर साहब आएंगे फटाफट ऑपरेशन कर देंगे। तो ये टीम वर्क होता है ना, तो ग्रुप एक्टिविटी के साथ ही काम हो सकता है। एक इंटेंजिबल की जो फीचर बताया गया कि एक इंटेंजिबल फोर्स है मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि हमको मैनेजमेंट देखो कहीं कुछ दिखता नहीं है, कभी भी कोई चीज अच्छी होती है। आप किसी क्लासरूम में गए, बिल्कुल डिसिप्लिन से काम चल रहा है, ठीक है, बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत तरीके से स्कूल चल रहा है, बेल लगने के टाइम पे बेल लग रही है, या किसी हॉस्पिटल में गए फटाफट से लाइफ सेविंग मशीन लगा दी, मेडिसिन किट देने के समय पे नर्स आ रही है, ठीक है, कैटरिंग के समय पे खाना, जो खाना देने वाले होते हैं वो खाना देने वाले आ रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल प्रॉपर साफ सफाई हो रही है, ठीक है। बेडशीट जब चेंज करनी है, बेडशीट चेंज करने वाले आ रहे हैं, आपको लगता है यार ये बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है वहां पे। क्यों? क्योंकि दिखने में सब अच्छा दिखता है। मैनेजमेंट कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दिखेगी आपको, अरे मेरा मैनेजमेंट बड़ा स्मार्ट है, मैनेजमेंट, ऐसा मैनेजमेंट कुछ नहीं होता। अरे वो दिखता नहीं है, फील कर सकते हैं अपन उसको, है ना? तो उसकी प्रेजेंस फील की जा सकती है, वो कहीं दिखता कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको इंटेंजिबल फोर्स बोला है। परवेसिव इसलिए बोला, देखो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, सोशल एक्टिविटी हो, आपका इवन आपका घर ही क्यों ना हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैनेजमेंट ना लगता हो, छोटा बड़ा घर, प्रॉफिट मोटिव, नॉन प्रॉफिट मोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, कहीं पे भी किसी भी जगह चले जाओ, आपके घर में भी अगर मैनेजमेंट नहीं है ना, मम्मी बुलाई जा रही है बेटा इधर आ, अरे मम्मी तो कुछ नहीं सुन ही नहीं रहा, एक कान से दूसरे कान से निकाल रहे हो, है चप्पल पढ़नी है, क्यों? मैनेजमेंट ही नहीं है घर में, कोई किसी की सुनता ही नहीं है? हाँ बात दादी बुला रही है तो नहीं सुन रहे, दादी मम्मी को बुला रही है, मम्मी नहीं सुन रही है, पापा मम्मी को बुला रहे हैं, पापा नहीं, मम्मी नहीं सुन रही है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है, कोई किसी की, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। बोले यार क्या नरक है, घर है क्या ये, है चिड़ियाघर है क्या है, सब शोर मचाते रहते हैं, अरे एक ही कमरे में 5-5 टीवी चल रहे हैं, मैं अपनी सुनूंगा, है? तो ये कोई मैनेजमेंट है क्या? घर में टीवी चल रहा है तो एक ही टीवी चलेगा और सब बैठ के उसी कमरे में जाके देखेंगे, दैट इज द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो हर जगह, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव बोला है इसको, एवरीवेयर मैनेजमेंट हर जगह है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई ये दिवाली दशहरा नहीं है कि एक दिन बनाया दूसरे दिन खत्म, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई सेलिब्रेशन नहीं है कि एक दिन किया दूसरे दिन नहीं होगा। इसकी जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, ये ईच एंड एवरी टाइम होते हैं। एक खत्म होगा, जैसे प्लानिंग से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्शन होता है, कंट्रोलिंग होता है, फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर से ऑर्गेनाइजिंग, फिर से स्टाफिंग, फिर से डायरेक्शन, फिर से कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चक्कर चलता रहता है। देखो चक्री बनाई है मैंने, देखो रंग बिरंगी चक्री, तो वो चक्री चलती रहेगी, एक खत्म होगा दूसरा से बाद तीसरा, ये चक्री कंटिन्यूसली चलेगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन हुआ दूसरे दिन नहीं हुआ, सर आज तो मैनेजमेंट अच्छा है कल नहीं है, ऐसा कोई दिवाली नहीं है आज तो मना लेंगे कि कल नहीं मनाएंगे, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है? तो ये बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। उसके बाद मैंने केस स्टडीज बताई हैं, ठीक है? केस स्टडी के अंदर मैंने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के ऊपर केस स्टडीज बताई हैं। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है वैभव गारमेंट लिमिटेड टारगेट इज प्रोड्यूसेस 10,000 शर्ट। 10,000 शर्ट बनाने का उसका एक टारगेट था, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 150 रुपए, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है? तो इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ ₹160 पर शर्ट। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? 150 रुपए की शर्ट थी, 160 रुपए खर्च किया उसने, एफिशिएंट तो नहीं है वो,
क्या उसने रिड्यूस कॉस्ट पे काम किया? नहीं। एफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन इफेक्टिव है क्या? उसने इफेक्टिव पूछ लिया, जबकि क्या पूछना चाहिए था? एफिशिएंट। तो बच्चा पता है क्या कंफ्यूज हो जाता है। इफेक्टिव टी पे फोकस है, तो ऑन टाइम के बारे में पूछ रहा है, क्या उसने ऑन टाइम काम किया है? ऑन टाइम तो किया है, कि क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि उसने ऑन टाइम नहीं किया। हाँ ऑन टाइम तो किया है। क्या उसने एफिशिएंट किया है? वो पूछता क्वेश्चन में क्या वो एफिशिएंट है, तो आप बोलते नहीं एफिशिएंट तो नहीं है। अब वो पूछ रहे क्या वो इफेक्टिव है, तो आप बोलोगे हाँ इफेक्टिव तो है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है बात कि वो क्या है। ठीक है, हालांकि केस स्टडीज है, आपके पास नोट्स सबके पास हैं, आप इसको एक बार पढ़ना, क्योंकि केस स्टडीज हम वन शॉट के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आपका कंटेंट कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं देखो अगर आपको बात करूं, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और फीचर ऑफ मैनेजमेंट काफी हद तक सेम सी बातें आपको मिलेंगी। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो मैंने ये देखो सीक्रेट कोड क्या दिया है, ही हैज इंक्रीज हिज कंट्रोल, डैड गॉट माई जीमेल आईडी पासवर्ड चेंज, वो तो फीचर का था। फंक्शंस का था पॉज डीसी, इसका सीक्रेट कोड क्या है? ही हैज इंक्रीज हिज कंट्रोल। ही के एच से हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, हैज के एच से हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इंक्रीज के आई से इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, हिज के एच से हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और कंट्रोल के सी से क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो उसका था सीक्रेट कोड। अब देखो बहुत कुछ चीजें आपको मिलती जुलती नजर आएंगी जो आप पढ़कर आए हो फीचर्स के अंदर, इतना आसान चैप्टर है ये। ब्रिंग्स हार्मनी इन द वर्क, हार्मनी मतलब कोऑर्डिनेशन। मैंने कहा आपने मानी और हम दोनों ज्ञानी, दिस इज द हार्मनी। देख रहे हो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, है ना। कोई टेढ़ा बच्चा, मैं क्यों पकड़ूं तेरा हाथ, मैं क्यों पकड़ूं तेरा हाथ, अब उस चक्कर में सारे गिरेंगे, समझ रहे हो? गोले पे खड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, अगर एक कोई अकड़ू सा निकल गया ना बीच में, मैं क्यों पकड़ू तेरा हाथ, तो वो सारे गिरोगे भाई तुम। तो दिस इज द हार्मनी। अगर बॉस ऑर्डर दे रहा है यू हैव टू ओबे। अच्छा बॉस नहीं दे रहा, साथ का कोई कैंपेनिंग करा, एक काम कर तू उधर चला जा मैं इधर चला जाता हूं, तो हो जाएगा काम। ऐसी मिलिट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा हार्मनी होती है। ठीक है, कमांडर इन चीफ ने बोल दिया फायर, फायर नहीं करता, क्यों मानो तेरी, दुश्मन मार जाएगा तुम्हें, तो कमांडर बोल रहा है फायर, यू हैव टू फायर। दिस इज द हार्मनी, है ना। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट में एक अगर कोई बोल दे कि काम करना है, तो दूसरों को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, एक के दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा, मतलब यही है। एम्प्लॉइज आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कल्चर। अब कई बार क्या होता है, कोई दूसरे कल्चर का होता है, देखो स्कूल में भी कई बार होता है, एक जैसे जो लोग होते हैं ना, अरे यार सुन, वो लड़कियों के अलग ग्रुप बन गए, लड़कों के अलग बन गए, बदमाशों के अलग बन गए, शरीफों के अलग बन गए हैं। यार मैं तो पंजाबी हम एक साथ हो जाते हैं, है ना, है। मैं गुजराती, ओ यार अपन तो गुजराती भाई हैं, गुजराती हम एक साथ हो जाते हैं। अरे ये ऐसे कल्चरबाजी नहीं चलती है वहां पे, है ना। मैंने इसके ऊपर तुम लोगों को एक वो भी बताया था, एक क्लिप दिखाई थी उसकी, जहां पर वो था ना चक दे इंडिया की, जिसमें शाहरुख खान की मूवी, जिसके अंदर क्या कहते हैं, उसने बोला था कि है ना, जब वो रिक्रूट कर रहा होता है सबको, तो वो कहता है, वो एक आती है हॉकी टीम से, बोलते हैं आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो दूसरे बोलते हैं आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम राजस्थान, है ना। तो वो कहता है नहीं, सबको आउट कर देता है। तो वो चाहता है कि सब इस चीज को बोले आई एम फ्रॉम इंडिया। फिर उनमें से एक लड़की बोल देती है आई एम फ्रॉम इंडिया, तो फिर वो आई एम फ्रॉम इंडिया बोले, तू सिलेक्टेड है, बाकी सब रिजेक्टेड है, जाओ राउंड लगा कर आओ 4 चक्कर। तो ये मतलब है, कहने का मतलब क्या है कि हार्मनी चाहिए बिजनेस के अंदर भी, कोऑर्डिनेशन, कल्चरबाजी नहीं चलेगी, गुटबाजी। इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हम पढ़ चुके हैं पहले ही, हमारा ऑन टाइम होना चाहिए और विद रिड्यूस कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, मम्मी आपको खाना बनाने को तो बोल देती है, लेकिन तुम खाने बनाते वक्त इतना आटा फैला के आते हो, ठीक है, आटे का नुकसान करके आते हो, गैस फालतू जलती रहती है, ठीक है, गैस का नुकसान करके आते हो, तो फिर गंदगी जो मचा के आते हो वो अलग है। तो जो आप रिड्यूस कॉस्ट पे काम ही नहीं करते हो। खाना तो चलो बना के आ जाओगे, मम्मी तुमसे हाथ जोड़ लेती है, भाई तू खाना मत बनाना, क्योंकि तू खाना बनाने जाता है या जाती है तो पता है क्या है, तू खाना को वेस्टेज बहुत करके आती है, तो भाई तेरे को नहीं झेल सकते हम। 1 रोटी की कॉस्ट में हमको 5 रोटी की कॉस्ट देनी पड़ती है, क्योंकि इतना आटा बिखर जाता है ना। और सफाई जो करनी पड़ती है पेनल्टी में, वो अलग। तो हमें क्या चीज करनी है, काम कैसा करना है, विद रिड्यूस कॉस्ट करना है। काम 4 M's के ऊपर करना है, मैन, मटेरियल, मशीन और मनी।
इन सब के ऊपर काम करना है जिससे स्पीड भी आए, क्वालिटी भी आए और अच्छी कॉस्ट भी हो। अच्छी कॉस्ट का मतलब रिड्यूस्ड कॉस्ट पे काम करना है विथ स्पीड एंड क्वालिटी। ठीक है, स्पीड पे काम करोगे, अच्छी क्वालिटी दोगे तभी तो रिड्यूस कॉस्ट होगी। अब मम्मी काम करने जाती हैं तो पता है क्या काम करती हैं, पहले सब चीजें तैयार करती हैं, उसके बाद गैस जलाती हैं। अब तुम्हारे जैसा आदमी क्या काम करता है, पहले गैस जला के कर लेता है, पर बाद में सारी चीजों का अरेंजमेंट करता है, फिर तब तक गैस जलती रहती है, तो आप कॉस्ट तो ज्यादा आनी है ना। तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो वो क्या काम करती है, इसलिए मम्मी जो है ना वो रिड्यूस कॉस्ट पे काम कर लेती है, कॉस्ट इफेक्टिव होकर काम कर लेती है ना। अब चाय बनानी है, पहले से मम्मी फ्रिज में से दूध को बाहर निकाल लेती हैं ताकि उसमें जो है गैस कम खर्च हो। अब तुम तो क्या काम करते हो, जब चाय बनाने ले जी फ्रिज में से निकाला, ठंडा दूध ऊपर रख दिया और वो गैस डबल खर्च हो रही है। तो दैट इज नॉट अ रिड्यूस कॉस्ट। तो पहले से ही अपन को हर चीज को एफिशिएंटली वे में काम करना है, ये मैनेजमेंट कहता है। अचीविंग ग्रुप गोल्स, अचीविंग group goals, management is required for achieving the goals of the organization. Management combines the individual with the organizational goals, both must move in the same direction. मतलब देखो अचीविंग द ग्रुप गोल का मतलब क्या है कि अब आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले लो, टीचर भी चाहते हैं आप पास हो जाओ अच्छे नंबरों से और आप भी यही चाहते हो कि आप पास हो जाओ अच्छे नंबरों से, यानी दोनों का टारगेट तो एक ही है ना। मैं भी ये चाहता हूं आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, आप भी ये चाहते हो आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, तो दोनों को एक होके काम करना पड़ेगा ना। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, कोई दोनों के टारगेट एक ही होते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज, एफिशिएंसी इंक्रीज। ठीक है, तो हम दोनों का जब टारगेट एक ही है तो कोऑर्डिनेट होके काम करो। क्रिएट डायनामिक एनवायरनमेंट, ये बात भी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, वो आपको KFC का एग्जांपल दिया था कि बाहर के लोग मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए बिजनेस को क्या बात बोली, एक डायनामिक एनवायरनमेंट बोला, डायनामिक एनवायरनमेंट में काम होता है यहाँ पे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, देखो अभी आगे जाके अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वहां पर आप पढ़ोगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो कोई भी एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ काम करता है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं ना वो फ्री में काम कर रहा है, धर्मादे में आ रहा है, उसको शौक है काम करने का, ऐसे किसी को शौक नहीं होता, सबको अपना घर का खर्चा चलाना है। तो आपको आपके एम्प्लॉय के बारे में सोचना पड़ेगा। जहां आपको लगता है कि उसकी सैलरी इंक्रीज करनी है तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी एम्प्लॉय आपके बारे में भी सोच पाएगा ना। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉय के बारे में सोचा ही नहीं, आप तो उसको वही 2000 रुपये आज से 20 साल पहले देते थे, अभी भी वही 2000 रुपये देते हो, तो उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं करते तो उसका काम करने का मन तो मर जाएगा ना। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करना है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, बीइंग मतलब एक अच्छा बिजनेसमैन एक तभी कहलाता है, एक अच्छा मैनेजमेंट तभी कहलाता है जब सोसाइटी के बारे में भी सोचे। आप प्रॉफिट कमाने के बारे में तो सोचते हो लेकिन लोगों को चीप क्वालिटी ऑफ गुड्स देते हो, ऐसा गुड्स देते हो, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो जो कि सोसाइटी को अल्टीमेटली नुकसान कर जाएगा। आप किस वजह से रिटेन कर रहे हो, जस्ट ड्यू टू द सोसाइटी। आज मैगी कंपनी के ऊपर केस हुआ था, मैगी का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि उसमें लेड आ रही थी, तो फिर उसने अपने आप को प्रूव किया कि नहीं हमारी मैगी अब ऐसी नहीं है, उसमें लेड नहीं आती है। बहुत सारे नूडल्स के अंदर पाम ऑयल मिलता है, पाम ऑयल जो होता है ना वो कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, अगर ऐसी ऐसी चीजें मार्केट में दोगे तो सोसाइटी को अगर नुकसान होगा तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट चल पाएगा क्या, नहीं। तो मैनेजमेंट आपको यह सिखाता है कि हमें किसके ऊपर काम करना है, सोसाइटी के डेवलपमेंट पर भी हमें काम करना है। तो उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये भी हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। ही हैज इंक्रीज्ड हिज कंट्रोल, उसी के ऊपर मैंने एक केस स्टडी भी दे रखी है, आप इसको पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आ रहा है कि अब देखो अपन ने क्या क्या पॉइंट पढ़े, अब तक हमने पॉइंट पढ़े, शुरू से चलूं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फिर मैंने आपको क्या बताया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिसे प्रोसेस भी कहते हैं अपन, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, डैड गॉट माई जीमेल ID पासवर्ड चेंज, है ना। फिर अपन ने पढ़ी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ही हैज इंक्रीज्ड हिज कंट्रोल, ठीक है। अब उसके बाद आ रही है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो कई बच्चे क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट और वो लिखे आते हैं फीचर्स, और फिर कहते हैं हम तो पेपर अच्छा करके आ रहे हैं, मार्क्स ही नहीं मिलते। कहां से मिलेंगे, है नेचर में फीचर लिख कर आओगे, फीचर में इंपॉर्टेंस लिख कर आओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको ध्यान से देख लेना, क्या चीज पूछी गई है। नेचर पूछा गया है तो नेचर ही लिखेंगे, मैनेजमेंट आर्ट, मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट प्रोफेशन। और याद हो तो मैंने आपको मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में मुन्ना भाई MBBS का एग्जांपल दिया था, है ना, वो बता दूंगा मैं वहीं पे। मैनेजमेंट एज ए साइंस है और मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, ठीक है। तो अगर मैं मैनेजमेंट एज ए साइंस की, पहले आर्ट के बारे में बात करते हैं, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट इज साइंस एंड मैनेजमेंट इज आर्ट बोथ। अगर आंसर आ जाता है बताओ मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है, आप आंसर दोगे मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है। ठीक है, मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। तो पहले तो अपन बात करते हैं आर्ट की। तो जब मैनेजमेंट एज एन आर्ट अगर आपको समझाने को आया तो आप पता है कैसे समझाओगे, आर्ट के फीचर्स बताओगे और ये बताओगे कि आर्ट के ये फीचर हैं और उसमें से कितने फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज पहला फीचर है आर्ट का। देख पा रहे हो, बुक बुक देखने से समझ में आ रही है, वो पिक्चर देखने से। म्यूजिक, गिटार, है ना, और वो क्या कैसियो, ये सब पढ़े हुए हैं। अगर बताओ कि गिटार किसी को बजाना है, कैसियो बजाना है, ठीक है, लता मंगेशकर भी गाती थी, रियाज करती थी, हर चीज में रियाज होता है, इसकी भी एक पढ़ाई होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि मैनेजमेंट एक थियोरेटिकल नॉलेज है। आर्ट, अगर आर्ट की बात करूं तो आर्ट भी क्या होता है, थियोरेटिकल नॉलेज है। उसके अंदर आपको आपको कैसे बजाना है, आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, वो देखते नहीं हो, म्यूजिक की एक लैंग्वेज होती है, ये यूं 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 करके ऐसे लैंग्वेज होती है, ऐसे गोले गोले करके ऐसे ऐसे कि कितना बजाना है कितना नहीं। अब हमारी क्लास के अंदर एक बच्ची बैठी है जो म्यूजिक की है, उसको बहुत पता है कि हाँ म्यूजिक में भी थियोरेटिकल नॉलेज होती है। क्यों आदविजा, होती है ना, होती है। हाँ, म्यूजिक है उसके पास। जिन बच्चे के पास 12th में म्यूजिक होती है उनको बहुत पता है कि हाँ सही कह रहे हो सर आप, कि ये एक थियोरेटिकल नॉलेज है। इसके अंदर हमें पढ़ना पड़ता है कि किसको, अच्छा गिटार में भी स्ट्रिंग्स होती हैं जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग्स, ए स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग, सी स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है, उसको कैसे बजाना है। अच्छा, इसमें भी फ्रेट्स होते हैं, वो कौन से फ्रेट्स होते हैं, कैसे बोलते हैं, ए फ्रेट, बी फ्रेट, ऐसे होते हैं, अलग अलग होते हैं वो जो आपको दिखते हैं इसमें। तो उसके हिसाब से कौन सा फ्रेट कैसे बजाना है, तो वो इसकी भी एक नॉलेज है। तो ऐसी मैनेजमेंट में भी ये बात बोली, इसमें एक नॉलेज होती है, मैनेजमेंट की भी पढ़ाई होती है। तो मैनेजमेंट का ये फीचर आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब आप एक बार बताओ, एक लता मंगेशकर ने गाना गाया, सेम गाना किसी और ने भी गाया। ठीक है, हनुमान चालीसा लता मंगेशकर ने गाया है, पता है आपको, कभी यूट्यूब पे देख लेना। और सेम गाना गुलशन कुमार ने भी गाया हुआ है ना, सेम ये हनुमान चालीसा गुलशन कुमार ने भी गाया है। हनुमान चालीसा सेम है, दोनों का गाने का तरीका अलग अलग है। तो यानी सीखा हुआ म्यूजिक तो दोनों ने है, लेकिन कौन पर्सन अपनी स्किल के हिसाब से उसको गाता है, ये देखने वाली बात है। समझ रहे बात, गाना तो सेम हो सकता है लेकिन हर आदमी अपनी पर्सनल स्किल लगाता है उसके अंदर। उसको गाने के अंदर मेरा अपना तरीका है गाने का, उसका अपना तरीका है गाने का, मैंने अपनी पर्सनल स्किल लगाई है कि उसको कैसे गाना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज स्किल। तो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। मैनेजमेंट देखो, मैनेजर तो सारे होते हैं, कोई भी एक बिजनेस सिचुएशन है, मुकेश अंबानी उसको अपने तरीके से हैंडल करता है और कोई दूसरा जो बिजनेस का मैनेजर है वो उसको अपने तरीके से हैंडल करता है। हैंडल करने वाले दोनों ही हैं। अब मेरे साथ जो बिजनेस में सिचुएशंस आती हैं वो दूसरों के साथ भी आती होंगी। मेरा अपना हैंडल करने का तरीका है, दूसरा का अपना हैंडल करने का तरीका है दोनों मैनेजर। तो हर, जैसे कि आर्ट के अंदर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, वैसे मैनेजमेंट में भी हर चीज की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। तो इसीलिए क्या बात बोली गई है, ये बात बोली गई है कि ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट का, आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। चलिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना रियाज करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आगे बढ़ोगे, है ना। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, जितनी प्रैक्टिस की उतना आगे बढ़ा, तभी गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आया। ऐसा ना गोल्ड मेडल मिल गया उसको। तो यही चीज बताई गई है। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है यहां तक? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सबको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ तो जल्दी से लाइक मार दो, जल्दी से लाइक मार दो। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, अच्छे तरीके से मजा आ गया। यहाँ तक की सारी बातें सर बिल्कुल रिवाइज हो चुकी हैं। क्वेश्चन आ भी जाएगा तो हम कर लेंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, सब बच्चों के लाइक मिल चुके हैं। इसके ऊपर भी मैंने केस स्टडी दे रखी है, नोट्स आप लोगों के पास आ जाएंगे। अच्छी बात है, नोट्स को एक बार पढ़ लेना इसको, केस स्टडी को, क्योंकि हर टॉपिक के नीचे मैंने केस स्टडी दी है। चलो जी, फायर आ गया, फायर एंड फायर, अच्छी तरह समझ में आ गया सबको। बस बच्चों, अगर फायर चल रहा है ना तो एक बार आप कैमरा भी ओपन कर दो, क्योंकि मैं झेकेगा नहीं साला। चलो आ जाओ जी, आप देख पा रहे हो अच्छी अच्छी पिक लगा रखी है, देखो सामने। अब ये है इनक्रेडिबल हल्क, सब बच्चों ने देखा है हल्क, है ना। एक हल्क है, और एक ऐसी मूवी आई थी कैप्टन अमेरिका, है ना, कैप्टन अमेरिका भी ऐसी थी। मैंने इस पे, जब आप लोगों को मैंने डिटेल क्लास ली थी, तब यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसकी एक क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रेलर दिखाया था इसका, एक कुछ क्लिपिंग दिखाई थी इसकी मैंने आपको, और बताया था हल्क में कैसे हल्क बन गया था वो, पता है हल्क कैसे बन गया था? वो कुछ केमिकल रिएक्शन चढ़ा दिए उसके ऊपर, ठीक है,
इंजेक्शन के तौर पे, जब उसको गुस्सा आता था तो हरा हो जाता था, वो यार बॉडी ऐसी हो जाती, फूल जाती थी उसकी, इतना गुस्सा गुस्से आते थे, ऐसे हो जाता था, ऐसे क्या केमिकल रिएक्शन होते थे, है ना। तो कहते हैं कि अगर मैं साइंस से कंपेयर करूं मैनेजमेंट को, तो साइंस इज द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा करने से ये चीज आएगी, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलाएंगे, ऑक्सीजन का 1 मिलाएंगे तो वाटर ही बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ मैनेजमेंट में नहीं हो सकता। मैं सोचूं, एक एग्जांपल के तौर पे हमारी क्लास में ऐश्वर्या बैठी है, मैं सोचूं ऐश्वर्या ने याद नहीं किया, इसको 2 चांटे मारूंगा तो ये याद करके आएगी, है ना। और सेम काम मैं आर्यन के साथ कर रहा हूं, मैंने ऐश्वर्या को 2 चांटे मारे, ये याद करके आ गई, पहले तो 2 रोई 5-10 मिनट और फिर ये याद करके आ गई अगले दिन। और वही 2 चांटे मैंने आर्यन को मारे, आर्यन कहता है अच्छा मेरे को 2 चांटे मारे, अब क्लास के बाहर मिलना मेरे को, है। तो वहां पर उसको असर नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं किससे इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं ह्यूमन बीइंग से। सबका नेचर एक जैसा नहीं होता, ठीक है। जब मैनेजमेंट इंटरेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग से और सबका नेचर जब एक जैसा नहीं होता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे साइंस के अंदर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मिलाने से वाटर बनेगा, हल्क को एक इंजेक्शन अगर हल्क को चढ़ाया जाए और मुझे चढ़ाया जाए, हम दोनों हल्क बन जाएंगे सेम सिमिलर, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है यहां पर मैनेजमेंट में, तो इसलिए नीचे क्या बोला गया, ये साइंस तो है पर इन एग्जैक्ट साइंस है। तो दिस फीचर डज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। आर्ट के तो तीनों फीचर प्रेजेंट थे मैनेजमेंट में, इसलिए क्या बोला, मैनेजमेंट बिल्कुल आर्ट है, एग्जैक्ट आर्ट है, लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। तो कल को क्वेश्चन आ जाता है, इज मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस और बोथ, तो आप बोलोगे मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, बट इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, ठीक है, परंतु वो बोथ है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती हैं, है ना। अगर मैं बॉल को ऊपर उछालूंगा वो गिर के नीचे ही आएगी, यहां उछालूं चाहे अमेरिका में उछालूं नीचे ही आएगी वो, ठीक है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, इंडिया में उछाल रहे हैं ऊपर से नीचे आ रही है, अमेरिका में उछालूंगा तो ऊपर की ऊपर ही निकल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, समझ रहे हो। अगर मैं इंडिया के अंदर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मिलाता हूं तो वाटर बनता है, अमेरिका में भी वाटर बनेगा, शिकंजी नहीं बनेगी, समझ रहे हो, है। चाइना में मैं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1 मिला लिया तो शरबत बन गया, रूह अफ़ज़ा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर जगह वो वही बनने वाला है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यहां पर एक तरीके से ही चीज चलती है, किसके अंदर, साइंस के अंदर। लेकिन क्या मैनेजमेंट में ऐसा चलेगा। अब आप देखो, इंडिया के अंदर मैंने काम दिया, मैंने आप इंडिया के अंदर मेरे को डिप्यूट कर दिया गया, ठीक है। मैं बोलता हूँ मेरे को 10,000 का महीना आपको दिया जाएगा, मैं खुश हो गया, चलिए मुझे अच्छी बात है। मुझे कनाडा में अपॉइंट कर दिया और 10,000 का महीना देंगे तो मैं रहूंगा क्या कनाडा में, सवाल ही नहीं उठता, इतनी ठंडी जगह है। अब आप मुझे 10,000 क्या 20,000 दोगे तब भी नहीं रहूंगा। बोले आपको ये 10 लाख रुपए देंगे हम, हाँ ठीक है अब रह लूंगा मैं। तो सेम मजदूर सेम काम, लेकिन लोकेलिटी बदलते ही बताओ मजदूर के ऊपर बातें बदल गई कि नहीं बदल गई। यानी कनाडा के अंदर मैंने दूसरी तनख्वाह ले ली, इंडिया में दूसरी ले ली। तो क्या ये फीचर आपको लगता है यूनिवर्सल वैलिडिटी है? नहीं, इस फीचर में भी नहीं है, क्योंकि हम मैनेजमेंट किससे इंटरेक्ट करता है, ह्यूमन बीइंग से, और ह्यूमन बीइंग लोकेलिटी बदलती ही बातें बदल जाती हैं उनकी, ठीक है। तो ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है। देखो क्या रिप्लीकेशन पॉसिबल है। रिप्लीकेशन का मतलब ये होता है, जैसे आप देख सकते हो तस्वीर के अंदर क्या लिखा है, मॉम डिड माई हेयर। जब मम्मी मेरे बाल बनाती थी ऐसे बनाती थी, पापा बनाते थे तो देखो कैसे बनाते थे, पढ़ने में आ रहा है ना। और ग्रैंड माँ बनाती थी तो कैसे बनाती थी, ऐसे ही होता होगा, देखो ग्रैंड माँ जब बनाती थी तो सीधे सीधे, है ना। और जब भाई भाई बना ले सिबलिंग तो देखो चोटी बना दी। तो कहने का क्या मतलब है, क्या ह्यूमन बीइंग एक जैसे काम कर सकते हैं, क्या रिप्लीकेशन पॉसिबल है क्या। साइंस में तो पॉसिबल है, ठीक है। साइंस में कैसे पॉसिबल है कि 213 डिग्री के ऊपर वाटर वेपर बन जाएंगे, यहां पर भी बन जाएंगे, अंटार्कटिका में भी बन जाएंगे। बॉईल करो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा, अंटार्कटिका में भी हो जाएगा, चाहे कितनी बर्फ पड़ रही हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग के ऊपर अगर मैं बात करूं कि चाहे दादी बनाए, चाहे सिबलिंग बनाए, चाहे मम्मी बनाए, चाहे पापा बनाए, क्या एक जैसे हेयर बन जाएंगे, क्या पॉसिबल ही नहीं है,
ठीक है, तो इसीलिए ये वाला फीचर भी प्रेजेंट नक्को नक्को है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो क्या होता है, जैसे साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, वैसे यहां पर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे साइंस के अंदर आप कुछ थ्योरीज पढ़ते हो, वैसे यहां पर भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे, जो करेंगे सामने वही आएगा। ठीक है, अगर आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हो तो उसका मैनेजमेंट के अंदर उसका असर भी वैसा ही आएगा। यानी कुछ अपन को कुछ, जैसे देखो साइंस में अपन को बीइंग अ डॉक्टर करने के लिए प्रॉपर अपन को पढ़ाई करनी पड़ती है ना साइंस के अंदर, ऐसी आर्ट के अंदर भी, मैनेजमेंट के अंदर भी प्रॉपर पढ़ाई है। मैनेजमेंट के अंदर भी प्रॉपर पढ़ाई है, उस पढ़ाई को करने के बाद ही आपको बातें समझ में आएंगी। तो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज वहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है, तो देयरफॉर आउट ऑफ 4 ओनली 1 फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट। 4 फीचर पढ़े, उसमें से एक फीचर प्रेजेंट मिला अपन को, प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इससे ये बात साबित होती है कि मैनेजमेंट साइंस तो है क्योंकि एक फीचर प्रेजेंट है, बट इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, तो अब आप देखो, अब सर याद कैसे रहेंगे, याद कैसे रहेंगे? इसका सीक्रेट होता है प्योर साइंस। प्योर में पी फर्स्ट वाला प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। प्योर का यू यूनिवर्सल वैलिडिटी, आर रिप्लिकेशन, ई एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया? प्योर, कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक समझ में आया तो लाइक मारो। अब देखो, अब यहां पर देखो क्वेश्चन एक आया हुआ है हमारे पास, क्या मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट, साइंस एंड आर्ट बोथ और नन ऑफ दीज। आंसर क्या लिखोगे? आर्ट, सपना टूट जाएगा, गलती हो गई, टूट जाएगा सपना, लिखा है मैंने, 100 में 100 का सपना चकनाचूर। ठीक है, तो क्या लिख कर आओगे? साइंस एंड आर्ट बोथ, ये है इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये इसके ऊपर पूरी केस स्टडी है। फिर आ रहा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात सभी बच्चों को अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। बात बहुत ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखो पढ़ लिया था, हम नेचर ऑफ पढ़ रहे थे मैनेजमेंट, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस बताया, मैनेजमेंट एज एन आर्ट बताया। आज हम बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी चीज अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो आप ये देखो कि जैसे अपन ने साइंस के बारे में जब इससे तुलना की, उससे कंपैरिजन किया साइंस से, तो हमने देखा कि साइंस के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फिर हमने देखा कि क्या जो साइंस के जो सारे फीचर्स होते हैं, क्या वो सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं मैनेजमेंट में। आर्ट्स के कौन कौन से फीचर होते हैं, क्या वो सारे फीचर प्रेजेंट हैं मैनेजमेंट में। ऐसे अब आप देखोगे कि प्रोफेशन के कौन कौन से फीचर हैं, फिर देखेंगे क्या वो फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, है ना। तो पहला फीचर इसमें क्या बताया है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब एक बार बताओ, प्रोफेशनल पीपल कौन से होते हैं? प्रोफेशनल पीपल वो होते हैं जैसे डॉक्टर हो गया, है ना, सीए हो गया, एडवोकेट हो गया, जहां पर आपको एक प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ती है कोई एग्जाम पास करके। अब आप एक बार बताओ कि कोई भी एग्जाम पास किए बगैर कोई भी डॉक्टर बन जाएगा? अब आप बोलो सर मुन्ना भाई बन गया था ना। नहीं, मुन्ना भाई ने भी चाहे चीटिंग से एग्जाम दिया हो, लेकिन एग्जाम तो दिया था उसने भी, और मैंने इसके ऊपर क्लिपिंग भी दिखाई थी। तो मुन्ना भाई क्या बोलता है कि भाई ये डॉक्टर का एग्जाम पास करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कोई एग्जाम भी पास करना पड़ता है क्या? बोला था ना। सर्किट, कोई एग्जाम पास करना पड़ता है क्या? बोला था ना। क्लिपिंग भी दिखाई थी, आप डिटेल्ड वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा, मैंने दिखाई थी क्लिपिंग आपको। तो वही चीज है कि क्या मैनेजर बनने के लिए भी ऐसा कोई एग्जाम पास करना पड़ता है? तो आंसर है नहीं, मैनेजर बनने के लिए ऐसा कोई एग्जाम पास नहीं करना पड़ता। वो एक अलग बात है कि आजकल बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं कि जो आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम पास नहीं किया तो आप मैनेजर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ कहीं क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने एग्जाम पास नहीं किया आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आपने एग्जाम पास नहीं किया, आपके पास बार काउंसिल की डिग्री नहीं है तो आप एडवोकेट नहीं बन सकते, आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री नहीं है तो आप सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजर में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला फीचर मैनेजमेंट में तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? प्रोफेशनल डिग्री पास करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। ठीक है, जैसे
वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब यही है कि एक डॉक्टर है या एक एडवोकेट है, वो डिफरेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, ठीक है। एडवोकेट बनना है, लॉ की पढ़ाई होती है डिफरेंट कॉलेजेस में। फिर वहां से आप अच्छा खासा ज्ञान लेकर और फिर आप एज अ डॉक्टर बनते हो या अपना एडवोकेट बनते हो। प्रोफेशनल पेपर बनता तभी बनता है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? तो आंसर है हाँ, मैनेजमेंट में भी ऐसा है। बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, IIIM, IIM, नाम सुना ही है आपने, है ना। तो वहां पर भी मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाती है। आपको एक बताया जाता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, बेसिक प्रिंसिपल्स आपको समझाए जाते हैं, बेसिक पढ़ाई कराई जाती है। बाकी तो फिर हर आदमी के अंदर जो पढ़ाई करने के बाद जो स्किल होती है वो अप्लाई करता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन क्या ये फीचर इसका मतलब प्रेजेंट है? हाँ, प्रोफेशन का ये फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। जैसे कि प्रोफेशन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, वैसे यहां पर भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। ओके जी। फिर आती है बात तीसरी, प्रोफेशनल एसोसिएशन। यानी मैंने देखो वहां पे मोहर भी लगा रखी है, बार काउंसिल ऑफ गुजरात, है ना। जॉली LLB का मैंने आपको इसमें क्लिपिंग भी दिखाई थी। उसमें भी ये बात बताइए कि बाहर देखो एग्जाम पास करने के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जिसके तहत एग्जाम कंडक्ट होते हैं और आपको पास करना पड़ता है, डिग्री आपको वही इंस्टीट्यूशन देता है। जैसे कि डॉक्टर के एग्जाम के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एडवोकेट के एग्जाम के लिए कौन सी होती है? बार काउंसिल, है ना। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम के लिए क्या होती है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मैंने पीछे वो भी लगा रखी है, देख रहे हो आप, इसकी सील भी लगा रखी है। तो ये चीज है, समझ गए आप मेरी बात। तो ये है। अब अपन क्या काम करने वाले हैं? अब देखो, अब अपन क्या काम करने वाले हैं इसके अंदर। तो ये बात आप सबको समझ में आ चुकी है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन की जरूरत होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैनेजमेंट में भी, जैसे डॉक्टर के अंदर IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है और जो डिग्री आपको देता है। जैसे एडवोकेट के अंदर बार काउंसिल है, CA के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है? आंसर है नहीं, नहीं, नक्को नक्को, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नहीं है तो ये वाला फीचर क्या प्रेजेंट है? आंसर है नहीं जी साहब, ये वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो अभी तक हमको क्या चीज दिखाई दी कि एक ही फीचर प्रेजेंट रहा है, ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है कि एक ओथ लेनी पड़ती है, ओथ, ठीक है। जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, है ना। गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं। गीता बोलती है अरे मेरे पे हाथ रख के कसम मत खा। अरे ये वो पर्सन वाली गीता नहीं है, गीता हमारे ग्रंथ वाली गीता, है ना। उस पर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो दैट इज द ओथ। डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, ठीक है, कमाने के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन अपनी जहां पर मेरा कर्तव्य आता है, अगर मरीज के पास पैसे नहीं भी होंगे तब भी मैं उसका इलाज पूरा करूंगा, उसको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, ये ओथ लिया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी हम लोगों ने भी ओथ ली है। कैसी ओथ ली है? ये ओथ ली है ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे सबकी इंफॉर्मेशन को। ऐसा नहीं है कि किसी की इंफॉर्मेशन पता लग गई दूसरे के सामने जाके उजागर कर दी। अरे ऐसा नहीं होता, हमने कसम ली है, नहीं कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैंने ओथ ले रखी है इस चीज की। मैंने क्या, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ले रखी है कि ट्रू फेयर व्यू बताएंगे। एक अलग बात है, सच्चाई में बताता कोई भी नहीं है। ऐसे झोल करते हैं हम लोग कि कोई पकड़ ही नहीं पाता उसको, है ना। ऐसे झोल करते हैं कि कोई नहीं पकड़ पाता, ये सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन ओथ तो होता है ना भाई। देखो बुक्स में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है तो मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। ओथ लेते हैं हम। ओथ कैसी लेते हैं? ओथ लेते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू बताना है। हर प्रोफेशनल पीपल ओथ लेता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो दैट इज द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके। लेकिन क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा कोई ओथ है? नक्को नक्को काहे की ओथ। मैनेजर कोई किसी तरीके की कोई ओथ नहीं लेता, ठीक है, वो मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देता है अपना। चलो जी, तो ये वाला फीचर भी इसका मतलब मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। सर्विस मोटिव, ठीक है। सर्विस मोटिव क्या होता है कि ये सर्विस मोटिव ये कहता है कि ठीक है, जहां पर 100 लोगों से पैसे ले रहे हो, अगर कोई एक आदमी पैसा नहीं भी दे सकता है तो आप उसका इलाज फ्री करोगे। जहां जैसे आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज आई हैं, वो कौन सी एक आई थी,
पटना पटना वाली कोई मूवी थी, नाम मैं भूल गया, एडवोकेट की मूवी थी वो, तो एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं, मैं गूगल पे सर्च करके तुम्हें मैं बताता हूँ कि पटना मूवी कौन सी थी। जस्ट अ सेकेंड। वो एक मूवी आई थी, उसमें भी ओत ली थी, हाँ, पटना शुक्ला। पटना शुक्ला एक मूवी आई थी, उसके अंदर भी क्या चीज किया था उसने, फ्री में उसका है ना केस लड़ा था पटना शुक्ला मूवी में। ठीक है, क्यों फ्री में केस लड़ा? कोई अगर पैसा पेमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है, बहुत बहुत प्यारी मूवी थी, अगर आप उसी पूरी मूवी को देखोगे पटना शुक्ला की, तो बहुत बढ़िया मूवी है, रवीना टंडन की मूवी है वो, न्यू मूवी है। ठीक है, तो उसने भी फ्री में केस लड़ा था उस लड़की के लिए। तो हमारा सर्विस मोटिव क्या बात बोलता है कि आप सबसे पैसे लेते हो, अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि कोई बंदा पैसा देने के लिए कैपेबल नहीं है, तो आप उसके लिए सर्विस मोटिव में अपनी सर्विस से पीछे नहीं हटोगे। डॉक्टर को भी यही सिखाया जाता है। वो एक अलग बात है कि आजकल डॉक्टर कुछ नहीं देखते, ना किसी का कुछ जीवन देना, पैसे चाहिए, पैसा ही उनका माई बाप है, सच्चाई है। लेकिन हम तो किताबों में अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो लिखी होती है, लेकिन सच्चाई से परे है वो बातें। ठीक है, एडवोकेट को, जब कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है, उसको सर्विस मोटिव में यही बात बताई जाती है कि जो है ना, सेवा परमो धर्म। ठीक है, सेवा करनी जरूरी है आपकी, कोई कैपेबल नहीं है तो भी आप उसकी हेल्प करोगे। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा कुछ है? नको नको, अरे काय का मैनेजर तो ऐसा नहीं है, पैसा दोगे तो मैनेजमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा कोई सर्विस मोटिव वाली बातें नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला फीचर भी प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या कहें, क्या आप इतने सारे फीचर्स में एक मुश्किल से फीचर मिला, तो क्या कह सकते हो, क्या ये प्रोफेशन मैनेजमेंट है? आंसर है नहीं। हाँ, आने वाले समय में ऐसा जरूर बताया गया है कि आने वाले समय में मे बी पॉसिबल कि आप मैनेजमेंट को प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस और अग्रसर है। लेकिन एग्जैक्ट आज की तारीख में बात करें तो प्रोफेशन मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। ठीक है, क्या मैनेजमेंट साइंस और आर्ट है? बिल्कुल, मैनेजमेंट साइंस आर्ट बोथ दोनों है, लेकिन वो प्रोफेशन नहीं है, लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट प्योर साइंस नहीं है। इसके ऊपर केस स्टडी है, हाल फिलहाल अपन वन शॉट में केस स्टडीज नहीं पढ़ेंगे, डिटेल क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को केस स्टडी पढ़ा चुका हूं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। अगर आपको केस स्टडी की डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे पुराने वीडियोस के अंदर से जाके देख सकते हो। लेकिन हाल फिलहाल अभी हम वन शॉट में केस स्टडी को डिस्कस नहीं करेंगे, और हम जल्दी से जल्दी पूरे कोर्स कंटेंट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो क्या होता है, अगर हम आप इसको आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट से क्या मतलब है। हमारे घर में भी लेवल है, एक होता है टॉप लेवल, जो कि हमारे घर में दादाजी बैठे हैं। ठीक है, मिडिल लेवल के लोग कौन है? पापा जी, चाचा जी, है ना, और मम्मी जी, ये चाची जी, ये मिडिल लेवल पर आते हैं। ठीक है, और लोअर लेवल पे कौन है? आप, आपका छोटा भाई, ये लोअर लेवल है। याद रखना, टॉप लेवल वाले तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल दोनों को ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन लोअर लेवल वाला कभी भी ना तो मिडिल लेवल वाले को बोल सकता है, ना टॉप लेवल वाले को बोल सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता। यानी जो ऑर्डर्स चलते हैं ना, वो टॉप टू बॉटम चलते हैं, बॉटम टू टॉप नहीं चलते। ठीक है, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके दादाजी जो है आपके पापा को ऑर्डर दे सकते हैं, पापा आपको ऑर्डर दे सकते हैं। आप थोड़ा बोलोगे दादाजी 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 एक पानी का ग्लास पकड़ाना, उल्टी उल्टी जो है ना, उड़ती हुई चप्पल आएगी आपको पड़ती हुई है, और पापा या मम्मी को बोल दिया तो वो स्पीड से आएगी। ठीक है, वो कौन सी वाली चप्पल? वो हवाई चप्पल होती है ना, वो वाली नीली पट्टी वाली, वो वाली आएगी। ठीक है, तो वहां पर आप ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है ना, मम्मी एक काम तो करते नहीं हो, बैठे 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 रहते हो फालतू, मम्मी एक ग्लास पानी का पकड़ाओ, बोल के देख लेना, पता लग जाएगा। तो लोअर लेवल वाले मिडिल को नहीं दे सकते ऑर्डर, ना टॉप को दे सकते हैं। अब आपको लगता है कि क्या पापा जी दादाजी को जाके ऑर्डर देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि पापा जी तो दादाजी के क्या है, बच्चे हैं ना, तो वो ऑर्डर नहीं दे सकते। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसी टॉप लेवल चलता है। टॉप लेवल के लोग कौन से होते हैं? एमडी, सीईओ, डायरेक्टर्स। ये लोग क्या काम करते हैं? ये लोग ऑफिस में बैठ के केवल पॉलिसी मेकिंग का काम होता है इन लोगों का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना, एग्जाम में आएगा कि कौन कौन से लोग टॉप लेवल के होते हैं। तो देखो मैंने हाईलाइट किया येलो कलर से, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये टॉप लेवल के लोग होते हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर्स किस लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर, देखो मैंने हाईलाइट किया ब्लू कलर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये रट के जाना है, रट के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्डिंग। सर्वाइवल एंड वेलफेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि बिजनेस में सर्वाइवल नहीं हो पाएगा तो कौन ठहराएगा? यार ये मैनेजर, अरे मैनेजर को बुलाओ रे। ठीक है, ऐसे होता है ना,
अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो क्या बोलते हैं, अरे मैनेजर को बुलाओ, कौन है यहाँ का सीईओ, उसको बुलाओ। ठीक है, तो सारी चीजों का पॉलिसी मेकिंग खराब हुई तो सारा ठीक करा किसको मिलेगा, मैनेजर को मिलेगा। ठीक है, कल को मान लो घर में कोई गड़बड़ हो जाती है, बड़ी गड़बड़ हो जाती है, खाने को रोटी नहीं मिलती, ठीक है, तो हर कोई क्या बोलेगा, घर में बड़े को आके बोलेगा, यार तुम क्या करते हो यार, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, काम वाम नहीं करते क्या तुम कुछ, है ऐसे बोलेंगे कि नहीं। तो हर कोई क्या करता है, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को जो बोलता है जाके, कोई आपको थोड़ा बोलेगा आके। ठीक है, कोई छोटे बच्चों को थोड़ा आके बोलता है, अरे तू काम वाम क्यों नहीं करता, तू कमाता क्यों नहीं है, वो कौन किसको बोलता है, बड़े को जाके बोलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी तो ऐसे ही है, ठीक करा किसको मिलेगा, सारा वेलफेयर का, सर्वाइवल का ठीक करा टॉप को मिलेगा। तो इनका काम क्या होता है, सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और वेलफेयर के लिए होते हैं। सेकंड बात, टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, अपने पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं कि बिजनेस की फर्म्स की सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो नहीं उठ रहा। ऑर्गेनाइजेशन के को फॉर्मुलेट करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी को, हम कैसी कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं, हमारा क्या पॉलिसी मेकिंग रहेगी, हमारा क्या व्यू रचना रहेगी, करना क्या है आगे, है ना। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड द इम्पैक्ट फॉर द सोसाइटी। द जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल है। टॉप मैनेजमेंट बाना ऑफिस में बैठते हैं, कोई खड्डा खोदने नहीं जाते, ठीक है, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, लेकिन इनका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो रेस्पॉन्सिबल तो यही ठहराए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो, आप अपने घर के अंदर आप अपने पापा जी से पूछे बगैर कोई काम थोड़ा ना करते हो, पता लगा मम्मी ने और आपने चुपचाप बड़े डिसीजन ले लिए, ऐसा नहीं होता। पापा को बोलना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली गलत हो गया है सही हो गया, पापा ही डिसीजन देंगे, क्योंकि सारा स्ट्रेस पापा के ऊपर है। ठीक है, गलत हो गया तो पापा जी आपने कहा था, अच्छा हो गया तो भी पापा रेस्पॉन्सिबल है। तो पापा की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता, वो टॉप में है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और प्लान्स एंड पॉलिसीज मेकिंग काम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है टॉप्स ऑफ द पॉप्स, ये बताया था इसका मैंने, प्लान एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, पी से मतलब क्या, प्लान्स एंड पॉलिसी मेकिंग। पी ओ से मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। ठीक है, फिर अगेन पी से मतलब क्या, परफॉर्मेंस ऑफ द मिडल। ठीक है, तो टॉप ऑफ द पॉप, यानी टॉप ऑफ द पॉप्स मतलब टॉप लेवल पे, पॉप्स में मतलब इनके क्या फंक्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिए, पॉप्स। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं अपन। अब अच्छा, सबसे पहले तो यहां तक समझ में आया तो मारो लाइक, ठोको लाइक, समझ में आया ठोको लाइक। चलो जी, समझ में आया, लाइक 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 लाइक, सबको लाइक। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल की। तो देखो, वन पिक्चर सेज थाउजेंड्स वर्ड्स, हमेशा बोलता आया हूं मैं, सामने पिक्चर दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, मिडिल लेवल का ऐसा मामला होता है, देखो दो मुंह होते हैं इसके, एक जीभ लंबी सी इधर की ओर निकल रही है, एक वो वहां पर बात कर रहा है हाथ मिलाता हुआ, है ना। मतलब क्या है मिडिल लेवल वाले का, मिडिल लेवल वाला टॉप मैनेजमेंट और लोअर वाले के बीच में मीडिएटर का काम करता है। मिडिल लेवल वाला, मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं ये। ठीक है, ठीक, कैसे मैनेजर्स होते हैं मिडिल लेवल, जैसे कि मान के चलो फोरमैन मैनेजर हो गया, या इस तरीके का कोई हो गया, फैक्ट्री मैनेजर हो गया। तो जब मैनेजरियल पोस्ट वाले जितने भी लोग हैं ना, ये मिडिल लेवल वाले होते हैं। अब टॉप मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी मेकिंग बनाई, अब टॉप मैनेजमेंट वाले जो सीईओ हैं वो डायरेक्ट मजदूरों के पास तो जाएंगे नहीं, या लोअर लेवल वालों के पास तो जाएंगे नहीं। ठीक है, वो क्या काम करते हैं, मिडिल लेवल वालों को बता देते हैं। अब मिडिल लेवल वाले क्या काम करते हैं, लोअर लेवल को बताते हैं, देखो देखो तुम्हें ऐसे काम करना है। जैसे मिडिल लेवल मैनेजर है ना, वो सुपरवाइजर को जाके बोल देगा, सुपरवाइजर जो है ना लोअर लेवल वाला है, वो उनको जाके बोल देगा, देखो तुम्हें मजदूरों से ऐसे ऐसे काम कराना है, ये चीज काम करवानी है। सुपरवाइजर बोलता है हाँ ओके ओके मैं करवा लूंगा। अब मजदूर जो होते हैं ना, तो वो टॉप होते हैं, ना वो मिडल होते हैं, ना वो लोअर होते हैं, याद रखना। मजदूर मजदूरी होते हैं, उनका कोई लेवल नहीं है। ठीक है, वो ना टॉप में है, ना मिडल में है, ना लोअर में। लोअर लेवल में सुपरवाइजर्स आते हैं। तो सुपरवाइजर जाके पूछते हैं किनसे, सुपरवाइजर जाके पूछेंगे, फोरमैन से जाके पूछेंगे, कहां पर, एम्प्लॉइज से जाके पूछेंगे, जो वर्कर्स हैं उनसे जाके पूछेंगे कि आपको क्या समस्या है। लोअर लेवल वाले क्या काम करेंगे, बोलेंगे मिडिल लेवल वाले को, और मिडिल लेवल वाले क्या कम्युनिकेट करेंगे अपर लेवल को, यानी टॉप मैनेजमेंट को। तो मिडिल लेवल एक तरीके से क्या काम करता है, लोअर और टॉप के बीच में मीडिएटर का काम करता है। यही सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। इनके फंक्शंस जरूर से पढ़ के जाना कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर से मतलब यही है, टॉप मैनेजमेंट से मतलब है। ठीक है, तो इसके सीक्रेट की क्या होता है, मिडिल लेवल का कोड है कि पिक्स, क्या पिक्स, प्रॉब्लम ऑफ लोअर लेवल को कंसिडरेशन करना। ठीक है, इंप्लीमेंट द प्लान ऑफ टॉप लेवल, यानी लोअर लेवल के प्लान्स को टॉप लेवल तक पहुंचाना, और टॉप लेवल के जो भी प्लान्स हैं उनको कहां तक पहुंचा देना,
लेबर तक, लोअर लेवल तक पहुंचा देना। परफॉर्मेंस चेक करना लोअर लेवल वालों की, क्या परफॉर्मेंस चल रही है, क्या वो वाकई काम कर भी रहे हैं कि नहीं। एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करना, ये सारे इनके फंक्शंस हैं। तो याद रखना कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी बात समझ में आई होगी। और अब देखो इसके बाद हमारे को क्या दे रखा है, सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जैसे अपन लोअर लेवल कहते हैं। ये लेबर नहीं होते इसमें। अब देखो अब क्या चीज आती है, अब क्या चीज है, देखो इसके बाद लिखा हुआ है सुपरवाइजरी लेबर का फोर्स क्या है, देखो काम क्या है। सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स से क्या मतलब है, जो ऊपर लिखा हुआ है, ये सुपरवाइजर देख रहे हो, डेयरी पेन लेकर आ गया है ना, वो सुपरवाइजर होते हैं। अब मैं बताऊं सुपरवाइजर कैसे को लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कभी अपने गाड़ी को सर्विस करवाई हो, कार सर्विस करवाने जब जाते हैं, तो अगर आप लोग गए हो, कभी पापा जी के साथ गए हो या खुद भी कभी सर्विस करवाने गए हो, तो आप देखते हो कि जैसे ही आप जब कार को अंदर लेके जाते हो सर्विस सेंटर पे या अपने वर्क स्टेशन के ऊपर, तो वहाँ पर एक टैब लेकर या डायरी लेकर एक बंदा आ जाता है, ठीक है। और वो सारी आपकी गाड़ी को चेक करता है कि अच्छा इसमें ये है, ऐसा ऐसा, सारा उसके ऊपर पूरा मुआयना करता है। दैट इज द सुपरवाइजर। और वो आपकी गाड़ी को पूरा, आपके गाड़ी के बारे में पूरा नोट डाउन करके फिर गाड़ी अंदर जाती है, और सुपरवाइजर जो होते हैं ना, वो जाकर अंदर इंस्ट्रक्शन देकर आते हैं जो काम करने वाले हैं कि इस गाड़ी में ये कमी है, ऐसी है, आप डिटेल लिख दी, आप इसमें ये काम करना है। तो वो होते हैं सुपरवाइजर। सुपरविजन करना, देखना, वो खुद काम नहीं करते, वो खाली बताते हैं कि काम क्या करना है, ठीक है। तो सुपरवाइज ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ workforce. Their authority and responsibility is limited according to their plans drawn by the top management. जो भी टॉप मैनेजमेंट ने अथॉरिटी दी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके अलावा जो भी प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब इनके देखो क्या काम है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है देखने की। मैंने ब्लू कलर से इसको हाईलाइट किया है। क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन होना चाहिए, ये इनका कोशिश होती है कि जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्विस सेंटर वाला कुछ भी कर देगा, गड़बड़ सड़बड़, वो नहीं। मटेरियल का वेस्टेज मिनिमाइज होना चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देख रेख करने का काम किसका होता है, ये सारा काम होता है सुपरवाइजर का। तो उम्मीद कर रहा हूँ बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है। हमारे ऑब्जेक्टिव, देखो मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स को, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक है सोशल ऑब्जेक्टिव और एक है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 बातें बताई हैं, ठीक है। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ठीक है। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। और एक और एक्स्ट्रा है, अगर आपकी बुक में लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ तो आप सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ को तो अच्छी तरीके से करके जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहला बात पॉइंट जो एक्स्ट्रा वाला बता रखा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि हर बिजनेस की, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक कोशिश ये रहती है कि हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। अगर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है तो आपको अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम करना पड़ेगा और उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना पड़ेगा। आज मेरी जो क्लास है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरी क्लास है, मेरा जो सॉफ्टवेयर है और मैंने जिसको परचेज किया, तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाने की। मेरे पास 20 स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ रिसोर्सेज का? आंसर है नहीं। तो मेरा उद्देश्य क्या रहेगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि मैं पूरे 100 स्टूडेंट्स पढ़ाऊँ। क्यों? क्योंकि जब मैं इतना महंगा सॉफ्टवेयर खरीद कर जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो उस सॉफ्टवेयर के पैसे निकलने के साथ साथ मेरी कमाई भी तो होनी चाहिए। तो मैक्सिमम रिटर्न ऑफ प्रॉफिट में मैंने अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं किया, तो हर ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश ये रहती है कि हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते चले जाएं। फिर नेक्स्ट हमारा जो होता है ना, ये देखो जो मेन बताया है ना ऑब्जेक्टिव, वो है सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ। सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब यही है कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या कोशिश करती है, मेरा सर्वाइवल होना चाहिए। चाहे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करूं, चाहे मेरे को कोई भी इनकम ना मिले, लेकिन मेरा क्या होना चाहिए, मेरा सर्वाइवल हो पहले। चाहे हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करें, फिर वो क्या सोचेगी, चलो ठीक है अब नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना चालू कर दिया हमने जितना कमाया उतना खर्च हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सर्वाइव तो कर पा रहे हैं। कम से कम हमारे पास इतने पैसे आ जाते हैं कि जितना हमने खर्च किया। फिर आपको लगेगा यार दुकान खोल के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा अब यार सर्वाइव करना तो चालू कर दिया, अब यार प्रॉफिट भी होना चाहिए।
तो आप कभी प्रॉफिट कमाते हो, कभी प्रॉफिट नहीं कमाते, कभी प्रॉफिट कमाते हो, कभी प्रॉफिट नहीं कमाते। तो आपको लगेगा यार प्रॉफिट कमा तो रहे लेकिन कभी कवर कमाते हैं, कभी नहीं कमाते, ऐसा होता है। फिर आपका तीसरा क्या मोटिव रहेगा कि यार प्रॉफिट अब मेरा क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। इस साल मैंने 5,000 का प्रॉफिट कमाया, अगले साल मैं 7,000 का कमाऊंगा, फिर मैं सीधा 12,000 का कमाऊंगा, फिर सीधा मैं 20,000 का कमाऊंगा। दिस इज द ग्रोथ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा इसी तरीके से ही ट्रेंड बना रहता है। सबसे पहले वो क्या कोशिश करता है, मेरा सर्वाइवल हो, फिर क्या कोशिश करता है, प्रॉफिट हो, प्रॉफिट भी होने चालू हो गया, फिर अब वो सोचता है मेरी ग्रोथ हो, है ना। बाबा रामदेव को देखो, बाबा रामदेव जी पहले तो क्या काम करते थे, पहले योगा ही सिखाते थे, कपाल भाती करते रहते थे, फू 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 फू, है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने दंत कांति निकाली, फिर दंत कांति निकालने के बाद फिर पता नहीं फिर कौन कौन सी दवाइयां निकालना चालू कर दिया, फिर एक के बाद एक प्रोडक्ट, एक के बाद एक प्रोडक्ट। अब तो उन्होंने हद ही कर दी, बोलते हैं पतंजलि की जीन्स, पतंजलि की टी शर्ट, है। तो क्या हुआ उनका, अब उनका पेट नहीं भर रहा, अब वो क्या सोचते हैं, चलो यार ग्रोथ होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं भर रहा क्योंकि वो चाहते हैं ग्रोथ होनी चाहिए मेरी। अब ग्रोथ होगी तभी तो बात बनेगी ना साहब, नहीं तो वो एक जगह टिक के क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने सोचा चलो जी कपाल भाती करके अपने प्रोडक्ट एक आध चला लेना, कॉस्ट टू कॉस्ट वही बात बन जाए। कॉस्ट टू कॉस्ट जब होने लगा फिर उन्होंने सोचा नहीं यार अब और होना चाहिए, फिर और होना चाहिए, है ना। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अब देखो, अब आती है बात यहाँ पर, सेकंड हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो आपने, देखो ये पिक में आपको मैंने बताया है कि हमारी मतलब सबसे पहले तो इसका मतलब समझो। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, आप कोई भी कंपनी चलाते हो, तो कम से कम इतना कमाते हो तो आप सोसाइटी के लिए क्या काम करते हो। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। जैसे टाटा, रतन टाटा जी इतने अच्छे आदमी थे, ठीक है, उनके तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी ली होंगी जब वो एक्सपायर हुए, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या काम किया है कि टाटा कंपनी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत जगह पैसा लगाया, कितने सारे कैंसर हॉस्पिटल खोले, ठीक है, सलूट टू रतन टाटा। तो उनकी कंपनी ने वाकई बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ठीक है। तो अब आती देखो बात यहाँ पर कि जैसे टाटा कंपनी ने कैंसर हॉस्पिटल में पैसा लगाया तो एक तरीके से सोशल काम किया, है ना। ऐसे ही क्या होता है कि आपको एक सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं तो ये जो क्लासमेट की कॉपी होती है ना, उसके नीचे लिखा होता है कि आईटीसी कंपनी है वो 1 रुपया उन बच्चों के लिए डोनेट करेगी। अगर आप क्लासमेट की कॉपी खरीदते हो तो उसमें से 1 रुपया कहाँ चला जाएगा, 1 रुपया कहाँ चला जाएगा, 1 रुपया चला जाएगा उन बच्चों के नाम जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके नाम हम कर देंगे, ठीक है। आने वाले समय में भगवान ने चाहा तो हम भी एक एनजीओ खोलेंगे, ठीक है। लिटरली धीरज सर के नाम से एक एनजीओ जाएगी। पहले से ही सोच रखा है कि जहां पर क्या होगा, आप जो भी फीस देंगे उसका एक पार्ट, जैसे यूट्यूब के लिए मैंने सोच रखा था, जैसे यूट्यूब में चैनल मेरा चलता है, तो यूट्यूब चैनल चलने के बाद उस यूट्यूब चैनल की जो इसमें क्या होता है कि एक वो आ जाता है, आपका बटन आ जाता है, ज्वाइन बटन। तो ज्वाइन बटन से जो भी पैसे आएंगे वो पैसे हम उन एनजीओ के ऊपर देंगे जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनके लिए, प्लस जो लोग कैपेबल नहीं है खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके पास बिल्कुल खाने पीने को पैसा नहीं मिलता, जो बाकी हैंडीकैप्ड है, उनके पास ये पैसा राइट पर्सन के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। अभी तक तो चैनल इतना ग्रो नहीं किया कि हमारे पास ज्वाइन बटन आ सके। फ्यूचर में आने वाले समय में जब भी कोई ज्वाइन बटन आता है तो डेफिनेटली ऐसा काम होगा उस ज्वाइन बटन से। जो भी डोनेट होगा पैसा, डेफिनेटली वो पैसा वहां पर जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर आप सोसाइटी, मैं आज पैसा कैसे कमा रहा हूं, सोसाइटी से कमा रहा हूं, तो सोसाइटी मैनेजमेंट ये कहता है कि आप सोसाइटी के लिए क्या काम करते हो, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो, अब पता क्या चीज होती है, अब इसके आगे अपन बात करें तो अब आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई कि हाँ सोसाइटी के लिए कुछ करना जरूरी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का कहता है। आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है रिलेटेड टू एम्प्लॉइज। ये एक्चुअली में पर्सनल है, पर्सनल एम्प्लॉइज को कहते हैं। उनके भी कोई ना कोई, देखो कोई भी एम्प्लॉय अगर आता है आपके यहाँ पर, धर्मादे के लिए तो कोई नहीं आता ना, है। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा पढ़ाने के पीछे कुछ मोटिव है, ऑब्वियस सी बात है कमाना, है ना। ऐसी एम्प्लॉय काम करता है तो वो क्यों काम करेगा, आप कहीं पे जॉब करने जाओगे तो क्यों करने जाओगे, आपको भी तो अपना लाइवलीहुड कमाना है, ठीक है। तो उसको सैलरी मिलनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, जितनी उसकी वर्थ है। आज एक बात बताओ, कोई बहुत अच्छा स्किल रखता है, ठीक है, अगर आप किसी डॉक्टर को 2,000 महीने में अगर आप उसको जॉब दे दोगे तो यार उसकी नहीं करेगा वो जॉब, ठीक है। और मान लो कोई अगर वैल्यू नहीं रखता, अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा पैसा दे दोगे तो फिर वो क्या होगा, बढ़िया तरीके से काम तो कर नहीं पाएगा, तो आपको अफोर्डेबल ही नहीं होगा,
तो यानी आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो जिस चीज के काबिल है उसको उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। नंबर दूसरी बात, कोई भी पर्सन जब काम करता है वो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी करता है। याद रखना, कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है, अगर उसको सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मिल रही ना, वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, जिसको सोशल रिकॉग्निशन कहते हैं। आज मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को मान लो फीस मिल रही है किसी बच्चे से, ठीक है, अच्छा लग रहा है। जहां बच्चे ने मुझे मेरी रेस्पेक्ट को कम कर दिया, मैं क्या बोलूंगा, कल से ट्यूशन पे मत आना, कल से तेरे को किसी कीमत पे भी नहीं पढ़ाऊंगा सर, आपको मैं डबल फीस दे दूंगा। मैंने कहा तू डबल क्या, तू 100 टाइम फीस दे देगा तब भी तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है, कई बार कुछ बदतमीज सामने आ जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा दी, तो फिर वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही हर सबके साथ देखो, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप एम्प्लॉय है ना, कोई भी एम्प्लॉय, घर में मेड भी काम करती है ना, उसको भी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। मेड से बदतमीजी से बात कर लो, ठीक है, इंसल्ट कर दो, देख लेना कल से नहीं आएगी वो। अरे भाई तू ज्यादा पैसे लेना ना, टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं आऊंगी, यही बोल देगी आपको वो। तो क्या कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजें होती हैं। देखो मैस्लो ने भी यही बात बोली थी, मैस्लो साहब जो थे उन्होंने भी यही बात बोली कि हर आदमी पहले पैसे के लिए काम करता है, फिर एक समय ऐसा आ जाता है फिर वो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी काम करता है। जहां सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है वहां नहीं आता वो, है ना। पीयर रिकॉग्निशन, गुड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। आप ऐसी जगह तो जा रहे हो, बढ़िया जगह तो जा रहे हो, मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी जगह आपको सैलरी मिल रही है, बढ़िया सैलरी मिल रही है, रेस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन वहां अच्छी वर्किंग हेल्दी कंडीशंस नहीं है, तो फिर आप वहां नहीं जाओगे। आपको क्या लगेगा, नक्को नक्को सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसे लगेगा आपको, नहीं सर ऐसा नहीं है। तो देखो अब बात यहां पर आती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया सेल्फ एस्टीम वाली बात, है ना। तो देखो अब फिर पेयर रिकॉग्निशन, आप अच्छी जगह तो जा रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, रेस्पेक्ट भी मिल रही है, लेकिन आपको लगता है कि बढ़िया वर्किंग हेल्दी कंडीशंस नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा हाँ हो सकता है, कोरोना टाइम के ऊपर हुआ था, ठीक है, डॉक्टर्स की बहुत बुरी हालत हुई थी, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत बुरी हालत हुई थी। आपको लग रहा था कि वहीं वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ जब जा रहा है, डॉक्टर्स जा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ भी हो गई थी इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर वर्किंग हेल्दी वर्किंग कंडीशंस नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत हाई रिस्क पे थे कि उनको लग रहा था कि उनको पैसे भी ज़्यादा मिल जाएंगे, रेस्पेक्ट भी मिल जाएगी, लेकिन वर्किंग हेल्दी कंडीशंस नहीं है, तो उनका जाना मुश्किल हो गया था। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, मुझे मेरी ग्रोथ नहीं है यहाँ पर, तो आपको चाहे अच्छी सैलरी मिल रही हो, चाहे आपको रेस्पेक्ट मिल रही हो, उसके बावजूद भी आप जॉब को छोड़ देते हो, क्योंकि आपका रूटीन जॉब अगर आपके पास है, जो काम आपको पहले से ही आता है, आपको लगता है मेरा प्रमोशन तो यहाँ होगा नहीं, सालों साल एक ही नौकरी को बजाता रहूंगा और कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा, तब भी आप जॉब को छोड़कर किसी दूसरी जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें पर्सनल की ये सब चीज़ों को पहचानना जरूरी है एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए। ऑब्जेक्टिव यही कहता है मैनेजमेंट का कि ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव सारे हमारे अचीव होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक की सारी बातें कंप्लीट होती हैं। और अब आती है बात कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि सर एक बात बताओ सर, मैंने बोला क्या सर, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग आता है सर, कंट्रोलिंग सी फॉर सर कोऑर्डिनेशन भी तो होता है। मैंने कहा परंतु बच्चों वो प्रोसेस नहीं है, वो फंक्शन नहीं है, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे शरबत में एसेंस डाल देते हैं तो खुशबू आ जाती है ना, बस उसके बगैर शरबत शरबत नहीं रहेगा, बस वही बात है। ये एसेंस यानी ये वो एसेंस है, शरबत है, ठीक है, शरबत का वो एसेंस है ये जिसके बगैर मैनेजमेंट फीकी है। यानी अगर आप प्लानिंग की बात करते हो तो वहां पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हो तो वहां पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, स्टाफिंग की बात करते हो तो वहां पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, डायरेक्शन की बात करते हो तो वहां पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, और कंट्रोलिंग की बात करते हो तो वहां पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। यानी हर फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। किसी भी फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन के बगैर वो फंक्शन सक्सेस नहीं हो सकता है, ठीक है। कैसे बोलोगे आप, बोलोगे सर कैसे, मुंबई डब्बा वाला इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। मैंने मुंबई डब्बा वाला का आपको एक क्लिप भी दिखाई थी, और आप इस पिक के अंदर देख भी सकते हो, ट्रेन है, साइकिल है, डब्बे हैं और डब्बा वाला भी है ना। और जो मुंबई में रहने वाले बंदे हैं उनको तो बात पता ही सारे बच्चों को कि मुंबई डब्बा वाला क्या है। बेस्ट कोऑर्डिनेशन, बेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। इवन इनको वो कौन सी मिली हुई है, जेड जेड का एक खिताब होता है वो मिला हुआ है इनको, कि जिसमें इतने लाखों ट्रांजैक्शन में एक भी गलती नहीं होती इनसे, ठीक है। तो वो इनको एक खिताब मिला हुआ है, एक अवॉर्डेड किए गए हैं ये,
क्यों? जस्ट लाइक टू कोऑर्डिनेशन। इनका इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन, हालांकि काम करने वाले वो लोग हैं जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, खाली वो सिंबल्स देख के चीजों को पहचानते हैं, लेकिन उनको पता है डब्बा उठाने वाला जो फर्स्ट आपको पिक्चर में दिख रहा है, डब्बे उठाने वाले को पता है कि अगर टाइमली नहीं पहुंचाया तो साइकिल वाला ट्रेन तक नहीं पहुंचा पाएगा, डब्बा ऑन टाइम नहीं पहुंचा तो। और जो ट्रेन वाला बंदा है जो वेट कर रहा है, उसको बात पता है कि अगर ये साइकिल वाला मेरे पास ऑन टाइम नहीं आया तो मैं डब्बे को दूसरे स्टेशन तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, और दूसरे स्टेशन पर जब वो पहुंचेगा तो वहां पर दूसरा साइकिल वाला खड़ा हुआ होगा डब्बे को लेने के लिए। तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन। कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है इन लोगों के अंदर। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता, समन्वय नहीं होता इनमें ऐसा, तो क्या ये अच्छा काम कर पाते? आंसर है नहीं। कोऑर्डिनेशन वही है, एक ने कहा दूसरे ने पानी और वो दोनों ज्ञानी, एक ने कहा दूसरे ने मानी और वो दोनों ज्ञानी, दिस इज द कोऑर्डिनेशन। आज टीचर कहते हैं कि बेटा ये काम करके आना, आप काम नहीं करके आते, तो क्या कोऑर्डिनेशन है? क्या नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए हमें एक दूसरे के हिसाब से चलना पड़ेगा, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन इसलिए कोऑर्डिनेशन के लिए बोला गया है बाइंडिंग फोर्स विच इंटीग्रेट ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये देख रहे हो आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विच इंटीग्रेट ऑल द फंक्शन, यानी सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट कर देता है। क्या ये फंक्शंस है? आंसर है ना जी ना, नको नको, फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? एसेंस। अब देखो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात आ गई। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स टुगेदर द एफर्ट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने बताया ना, देखो इसका सीक्रेट कोड बताया। क्या सीक्रेट कोड है इसका? सारी कोऑर्डिनेशन, सारी मतलब ऑल, ऑल कोऑर्डिनेशन क्या है? गप है, गप। ऑल कोऑर्डिनेशन गप है, सारी कोऑर्डिनेशन गप है, सारी मतलब ऑल। तो पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि एक ही मैनेजर का कोऑर्डिनेट करेगा, बाकी नहीं करेंगे। फाइनेंस वाला कहता है साहब डिस्काउंट मत दो, सेल्स वाला बोलता नहीं हम तो डिस्काउंट देंगे, उसके बगैर तो सेल्स ही नहीं बढ़ सकती। अरे भाई दोनों कोऑर्डिनेट कर लो ना, दिवाली टाइम पे डिस्काउंट दे देना। फाइनेंस वाले भाई तू भी मान जा, तब तक फाइनेंस को अरेंज कर ले, दिवाली पे डिस्काउंट दे देना। और सेल्स वाला को बाल अरे भाई तू हमेशा डिस्काउंट देने की बात मत कर, तू मान जा फेस्टिवल पे डिस्काउंट दे देंगे। तो सेल्स बढ़ाने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है डिस्काउंट दो, फाइनेंस वाला बोलता है बजट नहीं है। तो अगर आपस में झगड़ा चलता रहेगा तो काम नहीं बनेगा। तो हर मैनेजर को, हर रेस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की है डिस्काउंट को, मतलब इतना कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने की। ठीक है जी, आगे देखो। अब देखो, अब आती है देखो बात, यहां पर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन बताया, मुंबई डब्बा वाला का एग्जांपल बताया। अब यहां पर देखो सबसे पहले क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, यानी अलग अलग लोग हैं, जब तक वो आपस में एक दूसरे के कंबाइंड होकर काम नहीं करेंगे, काम कैसे हो पाएगा भाई? हर आदमी अपनी अपनी चलाएगा। तो कोऑर्डिनेशन अलग अलग लोगों को एक साथ कंबाइंड कर देता है कि आप मिलके काम करो। कोऑर्डिनेशन एंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन, अलग अलग लोगों के एक्शंस को यूनाइट करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज मैं कोऑर्डिनेशन करूंगा कल नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है कि चाहे स्मॉल लेवल है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। एम्प्लॉय देखो आपस में कोऑर्डिनेशन ना करे तो लफड़ा हो जाएगा। टॉप मैनेजमेंट में मान लो सीईओ वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं तो आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आप अपने स्कूल को ही ले लो ना, सारे टीचर्स का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, जब नहीं होता तो आपस में एक दूसरे के कान काटते हैं। वो ऐसा कह दिया तेरे लिए, उसने वैसे कह दिया है, ऐसे होती है राजनीति। फिर वो झगड़े होते हैं, फिर वो तेरे तूने मेरा पीरियड लिया था, तूने किया था, ऐसे किया था, वैसा किया था, वो फिर लफड़ेबाजी। तो चाहे फिर वो मिडिल लेवल हो, अपर लेवल हो, लोअर लेवल हो, एम्प्लॉयज़ को भी कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत होती है। कई बार लोअर लेवल जो जो पियोन होते हैं, जो झाड़ू मार रहे होते हैं स्कूल के अंदर, उनमें भी आपस में झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, उनमें भी झगड़े हो जाते हैं, तो फिर वहां पे भी दिक्कतें आती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि टॉप लेवल वालों पे ही कोऑर्डिनेशन चाहिए, हर लेवल पे चाहिए। इवन सारी बातें छोड़ो, घर में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए भाई, हैं? अगर घर में सोचो मम्मी पापा के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो ना, तो पता क्या काम करोगे? पापा काम देंगे तो आप मम्मी को बोल दोगे मम्मी पापा ने काम दे रखा था इसलिए नहीं कर रही, और पापा मम्मी आपस में फिर झगड़ा करना चालू कर देंगे, हैं? परेशान आप होगे। तो पापा, पता है कोई काम होता है ना, अंदर से पापा मम्मी मिले हुए होते हैं। सही कह रहा हूँ? अगर कोई काम बोला जाता है ना तुम्हें, तो ये बात समझ के चलना। मैं तो खुद मतलब कि मेरे देखो मेरे पापा मम्मी भी हैं और मैं खुद पापा मम्मी भी हूँ।
ये बात समझ के चलो तुम। तो इसलिए मुझे बात पता है कि अंदर से बच्चों को कोई भी काम बोला जाता है ना, तो मम्मी बोलेगी जरूर, पापा को नहीं पता, लेकिन पता सब कुछ होता है ना। और पापा अगर बोलते हैं मम्मी को नहीं, तो चुपचाप कर ले, लेकिन मम्मी को सब पता है। तो आपस में दोनों मिले हुए हैं, तभी कोऑर्डिनेशन है, तभी तो घर चल रहा है। तो आप कहीं भी चले जाओ, कोऑर्डिनेशन तो सब मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। उसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो जहां कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो घर नहीं चलता, वो बिजनेस नहीं चलता, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता। ठीक है, चलो, तो बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ गया। आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ऐसा नहीं है कि खाली फाइनेंस वाला समझेगा, सेल्स वाला नहीं समझेगा, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और सेल्स मैनेजर, सबको समझना जरूरी है कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो चीज़ रिपीटेड है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, को रिपीट कर रखा है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। Manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. It cannot be achieved by forces. देखो, कोऑर्डिनेशन जो है ना, वो एक ऐसा फंक्शन है, उसको आप जोर जबरदस्ती से नहीं करा सकते। आपको कोऑर्डिनेट करवाना पड़ेगा भाई। देखो, अगर मिलके नहीं चलोगे तो मरोगे, मिलके चलो, ठीक है। अगर मिलके नहीं चलना तो फिर क्या होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो मजबूरन मिलके चलना पड़ता है। अगर आप फोर्सफुली किसी को डंडा देकर बोला तेरे कैसे चलेगा तू, फिर देखो झगड़ा हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन फिर भी नहीं होगा। तो ये डिलिबरेट फंक्शन नहीं कह सकते हैं इसको, कि डिलिबरेट फंक्शन है कि अपनी इच्छा अनुसार उनका कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती से करा लोगे, ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, इन्हीं के ऊपर याद रखना। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, बच्चा क्या सोचता है, ये जो है ना कोऑर्डिनेशन इज द डेलिबरेट फंक्शन आएगा और मुझे ये लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। ये जो लंबे वाले बॉक्स में ना ये लिखा हुआ आएगा और पूछेंगे बताओ ये कौन सा फंक्शन है। उल्टा आता है आपका, सीधा नहीं आता कि डेलिबरेट फंक्शन समझाओ। वो आगे की बातें बोल देगा, बोलेगा बताओ ये कौन सा फंक्शन है। ऐसे उल्टा पढ़ने का तो बनाओ, क्योंकि आएगा ही ऐसा। 12th क्लास से आपकी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए जी, अच्छी बात है। कोऑर्डिनेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, ड्यू टू फंक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट, ड्यू टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आप हैंडल नहीं कर सकते हो, है ना। एज अ लार्ज कंपनी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग। इतने सारे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के पास देखो कितने सारे वर्कर हैं। मुंबई डब्बे वाले का एग्जांपल दिया, इतने सारे वर्कर है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो क्या मैनेज कर पाएंगे? आंसर है नहीं। इट मे बी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ पीपल ड्यू टू द डिफरेंट लैंग्वेज हैबिट। सबके लैंग्वेज अलग है, हैबिट अलग है, तरीके अलग है। हम ह्यूमन बींग से डील करते हैं, सबके नेचर अलग अलग है। आप क्लासरूम में ले लो, ठीक है, क्लासरूम के अंदर बताओ हर बच्चा शोर मचान चालू कर दे, अभी हर बच्चा ये सोचे माइक बार बार ओपन करे, हाँ हाँ ऐसा वैसा, फिर थोड़ी देर बाद फिर माइक ओपन करे, और दूसरा बच्चा भी माइक ओपन करे, चिल्लाना चालू कर दे, लफड़ा करना चालू कर दे, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? एक दिन मुझे बोलना ही पड़ जाएगा कि नहीं बेटा मेरे से पॉसिबल नहीं है, मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा बोल दूंगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। अभी आप कोऑर्डिनेशन करके बैठे हो, है ना, आज सबको पता है कि धीरज सर बोलेंगे हम सब सुनेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछना। अभी हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर एक बच्चा है, आपको पता है हर बात में हैंड रेज हो जाता है, हर बात में हैंड रेज हो जाता है। इकोनॉमिक्स क्लास में एक बच्चा है, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। तो फिर वहां क्या होता है, अभी वो हैंड रेज करता है, उसको ये बात पता है कि मुझे हैंड रेज करके ही क्वेश्चन पूछने हैं। मान लो अगर मैंने आपको बोल रखा है कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, बीच में आप हैंड रेज किए बगैर क्वेश्चन मत पूछना, आपने हैंड रेज किए बगैर बार बार माइक ओपन कर करके टा 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 क्वेश्चन पूछोगे तो बताओ कर पाऊंगा क्या मैनेज? नहीं कर पाऊंगा। यही बात होती है कि कोऑर्डिनेशन में हम सबका तरीका अलग है, सबकी बातें अलग है, लेकिन एक को फॉलो करते हुए, उसको कोऑर्डिनेट करते हुए हमको चलना है, तभी बात बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बन सकती। जहां बहुत लोग होते हैं वहां कोऑर्डिनेशन से ही काम होता है। जॉइंट फैमिली में भी ऐसा ही होता है। घर का एक बड़ा होता है जिसकी बात चलती है, ठीक है, उसकी बात ही सब मानते हैं, और जब उसकी बात मानना बंद कर देते हैं तो क्या हो जाता है, फैमिली टूट जाती है। ठीक है, चाचा जी अलग, ताऊ जी अलग, है ना, सब अलग अलग हो गए, सबके घर अलग अलग हो गए, यार सब साथ रहते थे, अरे बाबा रे क्या हो गया, ये ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो यही चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बातें मेरी अच्छी तरीके समझ में आई होगी। पूरा चैप्टर यहीं तक ही था, कंप्लीट हो गया। केस स्टडी मैंने नोट्स में दे रखे हैं, आप इसको पढ़ो। अगले दिन से हमारा, यानी नेक्स्ट डे से हमारा नया चैप्टर चालू होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर्स को हाथों हाथ जो भी मैं वन शॉट में पढ़ा रहा हूँ साथ साथ रिवाइज करते चलें, इसमें आपका भला होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।